आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी दिन है और अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बट बाजार में आपको बिकवाली का दबाव दिख रहा है। अगर आप निफ्टी को ट्रैक करें तो बैंक निफ्टी में कोई परेशानी नहीं है, रिकवर करके इस समय एकदम फ्लैट है। ब्रॉडर मार्केट में आज सुबह जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही थी, अब यहां पर ज्यादा गिरावट आ रही है। तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा है वीकेंड से पहले और ग्लोबल क्यूज तो ऑफकोर्स कमजोर बने ही हुए हैं। तो क्या कुछ करना है इस वीकेंड सेशन से पहले और आखिरी 1.5 घंटा ट्रेड का कैसा रह सकता है, आइए करते हैं इस पर फोकस। फिलहाल इस समय की बड़ी बातें क्या है वो पहले जान लेते हैं। करीब 75 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी में दिख रही है, 19,550 के नीचे अभी अभी आया है। बैंक निफ्टी ये सुधरा हुआ है, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। निचले सरों से देखें तो 300 अंकों की रिकवरी है। प्राइवेट बैंक्स की तरफ से पूरा सहारा यहां पर आपको आते हुए दिखा है। गिरावट ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्सेस में आपको आ रही है और सबसे ज्यादा गिरावट आज रियल एस्टेट में है, पीएसयू शेयरों में है और साथ ही मेटल्स में आपको दिखेगी, स्पेशली जिस तरह से ग्लोबल संकेतों का दबाव भी बाजार पर बना हुआ है। इसके अलावा एचयूएल और आईटीसी यहां पर बिकवाली का दबाव है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं निफ्टी पर भी ज्यादा प्रेशर इस समय बना हुआ है। एफएमसीजी इंडेक्स, इस पर भी दबाव आया हुआ है। दोनों एफएमसीजी दिग्गजों के जो नंबर्स थे वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। और फाइनली अमेरिकी बाजार इस पूरे हफ्ते यहां पर आपको प्रेशर आते हुए दिखा है। फ्यूचर्स अगर आप फिलहाल देखें तो यहां पर भी हल्का दबाव है, भारी गिरावट इस समय नहीं है, बट हम देखते हैं हमारे बाजार जब बंद हो रहे होते हैं तो अमेरिकी फ्यूचर से कुछ ज्यादा बड़े संकेत नहीं आते हैं और फिर शाम को जाकर आप यहां पर प्रेशर बनते हुए देखते हैं। तो क्या आज का दिन भी वैसे ही रहने वाला है? क्या कुछ करना है आपको और अब मंथली एक्सपायरी के लिए क्या तैयारी करनी है, इस पर भी है फोकस। फिलहाल एक बार इस समय बाजार के हाल पर नजर डाल देते हैं। ऑफ कोर्स प्रेशर आपको एफएमसीजी से ज्यादा आते दिख रहा है। आईटीसी और एचयूएल टॉप लूजर्स हैं इस समय बाजार के। इसके अलावा एलएनटी पर प्रेशर है, एसबीआई आपको गिरते हुए दिख रहा है। वीकनेस आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आ रही है, जिसके आज नंबर्स हैं। टाटा स्टील की भी वीकनेस बनी है और हिंडाल्को भी कमजोरी आपको दिखा रहे हैं। तो ये कुछ मेटल्स और एफएमसीजी हैं जो ज़्यादा प्रेशर दिखा रहे हैं। प्राइवेट बैंक से थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। कोटक इस समय अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इंडसइंड और एचडीएफसी में भी मूव है, थोड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है। टीसीएस में भी जो ये भी बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़े दिग्गज प्राइवेट बैंक सहारा देने की जरूर कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बट इसके अलावा और कहीं भी आपको रे ऑफ होप बाजार में नहीं दिखेगी। ब्रेथ भी काफी खराब है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:4 के आसपास का आपको इस समय चलते हुए दिख रहा है। और आज स्पेशली जो स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट आई है उसका डर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सुबह आप होल्ड आउट कर रहे थे, उसके बाद जो रिवर्सल हुआ है 11:30-12 बजे के बाद का, वो इस समय थोड़ा प्रेशर डाल रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का भी प्रेशर है जो ग्लोबल मार्केट्स पर खैर हमें दिख रहा है। 5% के करीब अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आ रही है, उससे भी थोड़ी नर्वसनेस है इस बाजार में। और आज हमारे गवर्नर साहब और वित्त मंत्री के कुछ कमेंट्स से वहां से भी थोड़ी चिंता बनती हुई दिखी। तो क्या कुछ करना है, थोड़ा बाजार का मूड माहौल समझना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास क्या कुछ हो रहा है इस समय, आइए जानते हैं अंजी के साथ। अंजी, आफ्टरनून सर। बैंक निफ्टी के लिए तो खैर गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। मतलब न्यूट्रल सी है, बहुत खराब नहीं बहुत अच्छा नहीं, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि जिससे कि बड़ा कूद कूद के डांस किया जाए, ऐसा भी खराब नहीं कि बिल्कुल ही मुंह लटका के बैठ जाए। सो ग्लोबल मार्केट्स के साथ है हम भी, वो गिरेंगे हमें भी गिरना है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा कम गिरे तो अच्छा फील होता है, या कम खराब फील होता है तो हम कम भी गिर रहे हैं। वीकेंड सेशन है, किसी को इन लेवल्स पे बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आप बहुत लोअर लेवल्स में हैं। अक्टूबर महीने के निचले स्तरों के आसपास वापस आप आ गए घूम फिर के, तो इसलिए बेचने वालों को भी लगता है कि थोड़ा रुक के बेचूं, क्योंकि वो सारी बुरी खबरों के बावजूद बाजार ऐसा तो है नहीं कि बहुत जोर से घट रहा हूँ। जिसको खरीदना है उसको ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि जिसकी वजह से वो ये सोचे कि अभी नहीं खरीदूंगा तो 3:30 बजे भाव ऊपर होंगे या सोमवार को मुझे 200 पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा, ऐसा भी उसको कोई कारण नहीं दिखता। तो बेसिकली लिस्टलेस बाजार है जिसमें बहुत इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, वॉल्यूम्स थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं। वीकेंड सेशन है, सोमवार को 2 दिन की छुट्टी के बाद आपको आना है, तो 2 दिन में वीकेंड पे अगर कोई भी किसी भी तरह की अच्छी या बुरी खबरें आए तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होने के आसार आपके बनते हैं। क्योंकि अगर कुछ अच्छा आ जाए, जैसे कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड ऊंची है, डॉलर इंडेक्स ऊंचा है, क्रूड भी ऊंचे के दाम पर है, करेक्ट होना तो ये एक अच्छे लेवल है। 2-3 दिन से अमेरिका घट भी बढ़िया गया, तो एक रिवर्सल मार दे तो मार भी दे। वीकेंड पे कोई खराब खबर ना आए, थोड़ी बहुत ही अच्छी खबर इजराइल हमास से आ जाए तो क्या पता आप 150-200 ऊपर खुल जाए, हो सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे सोचने वाले भी बहुत लोग हैं। तो ये जो सोचे तो उसको शॉर्ट करने को जमेगा नहीं। दूसरा ये कि बोले कि अगर बेचना है तो लोएस्ट लेवल पे बेचना हफ्ते के। अब खरीदने वाले जो हैं उनकी भी सारी यही चिंता है कि बॉन्ड यील्ड और बढ़ गया तो, क्रूड और बढ़ गया तो, डॉलर इंडेक्स और बढ़ गया तो, हमास इजराइल लड़ लिए तो, ठीक है, और एकदम ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर कभी टूट के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो। सो दोनों तरफ के पास में अपने अपने कारण स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। थोड़े से 60% से 65% आप कह सकते हैं कि नीचे की तरफ के ज़्यादा कारण है।
उम्मीद वाले कम है, आशंका वाले ज़्यादा है ना। सो इसलिए मेरे ख्याल से इसी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। परसों आपकी वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हुई, ये वाली कल निफ्टी की हो गई, तो पोजीशंस भी आपकी कम है। सो कम पोजीशन में वीकेंड वाला सेशन अगले हफ्ते देखेंगे, सोमवार को देखेंगे काइंड ऑफ, फिर मंगलवार को आपकी छुट्टी है दशहरे की, सो ट्रंकेटेड वीक है, इसलिए लोग है ना इस बार अभी कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाने के मूड में नहीं है। अब रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, तो 2 दिन से ये भी ठंडे पड़े हुए हैं। तो इसलिए पहले तो ये था कि हम सेंसेक्स निफ्टी देखते ही नहीं, चलो मिड कैप स्मॉल कैप में मज़ा आ रहा है वहाँ करते रहो, अभी थोड़ी हालत वहाँ भी ढीली हुई है। सो इसलिए मेरे ख्याल से मोर ऑफ सेलिंग प्रेशर, इट इज़ लैक ऑफ बाइंग। खरीदना कम है, खरीदने का मन कम है, बेचने का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसको मजबूरी में बेचना है या जिसको डायरेक्शनल बेचना है वो तो खैर बेचेगा, बट लेने वालों का मूड अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले में ज़्यादा है, और वही मूड अपने को भी रखना है दीप। थोड़ा सा आप ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच में, नीचे आपका 325 425 सपोर्ट रेंज होता है निफ्टी में, 19 325, और ऊपर में 19 700 800 की रेंज है। सो आप बीचों बीच में 19 550 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो रेंज के किसी एक सिरे की तरफ आए तो आप बड़ा डायरेक्शनल कॉल लें। बैंक निफ्टी 43 600 के आसपास बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है। 106 ट्रेडिंग सेशन हो गए पूरे कुल मिलाकर, 106 के 107 बता दूं, आज 107 होना चाहिए। आप बोलो, मैं 107 होना, 106 ट्रेडिंग सेशन आज है, 107। हाँ आज 107 हो जाएगा। 43,600 इसके ऊपर आप लगातार क्लोज दे रहे हो। इनफैक्ट मैं वही बोलने वाला था, आज प्राइवेट बैंक्स ने डिसाइड कर लिया कि एटलीस्ट वो लेवल हम टूटने नहीं देंगे। अब क्या किस वजह से क्या होता है, मतलब वो कहते हैं विधि का विधान है, है ना, जो लिखा वो कहते हैं, लेकिन जो लिखा है ये 106 ट्रेडिंग सेशन से 43,600 नहीं टूट रहा है, तो आज भी पूरी कोशिश है कि ना टूटे। अब वो किसी भी कारण से बचे, कौन से कारण से बचेंगे ये आपको मुझे पता नहीं, लेकिन कुल मिला के बचाने की कोशिश तो हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ओवरऑल कंफर्ट आइदर साइड इज लेस, कंफर्टलेस है। और तो इसलिए आराम से वेट एंड वॉच करो, नई पोजीशन बनाने के बजाय कम पोजीशन रखो, एंजॉय करो। सैटरडे संडे बढ़िया है, मैच देखना है मैच देखो, गरबा खेलना गरबा खेलो, डांडिया खेलना डांडिया खेलो, हैव फन। और 4 दिन ट्यूसडे की छुट्टी है, एक मंडे की छुट्टी ले, तो हैव एन एक्सटेंडेड वीकेंड, हैव मोर फन। आप आइडियाज दे रहे हैं सर लोगों को। अब देखो, आइडिया देना तो हमारा काम है, रोज हम आइडिया देते हैं सुबह से शाम। अब कौन लेता है कौन नहीं लेता उस पर डिपेंड करता है, हमारा काम तो आइडिया देने का ही है, करेक्ट। सो अगर तो करना चाहे तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, एंजॉय करो। बीमार पड़ जाए मंडे को, देखो आपकी श्रद्धा पे है, आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्या वो सोचते हैं तो हो भी जाता है, आदमी वाकई में छुट्टी लेना चाहता है, घूमने फिरने के लिए बीमार हो जाता है, इसलिए ऐसा भी ना करें। हाँ, ऐसा भी ना, प्लान्स पे ठप हो जाएंगे, इतना ज़्यादा भी ना सोचे। चलिए बट एंजॉय करिए, आखिरी 1.5 घंटा है, उसके बाद तो वीकेंड का भी मजा लेना है। आइए फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और खबरों के बारे में। नुपुर और कुशल दोनों हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में नंबर्स है। सबसे पहले तो JSW स्टील के, अतुल लिमिटेड के अभी नंबर्स आई थे, साथ ही L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और लॉरस लैब्स के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। J&K बैंक बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ टियर 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही IRM एनर्जी, इसका IPO आज बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर 545 करोड़ रुपए का ये IPO लेकर आए थे। RBI मॉनेटरी पॉलिसी की आज मिनट्स भी जारी होती हुई दिखेंगी। साथ ही कल के दिन में ऑल इंपॉर्टेंट डे है नंबर्स के लिहाज से, जिसमें ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों बैंकों के नंबर आएंगे। साथ ही F&O स्पेस से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और RBL बैंक के नंबर्स पर भी रहेगी नजर। 22 तारीख को ऑफकोर्स मैच है भारत बनाम न्यूजीलैंड धर्मशाला में, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही सोमवार को टोरेंट फार्मा एक ही नंबर आने वाला है, और साथ ही NBCC पर नजर रखिए। ई ऑक्शन के जरिए दिल्ली में कमर्शियल स्पेस बेचने वाली है। साथ ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित यही अपडेट है, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर करीबन 5,716 करोड़ रुपए में ये ट्रांजैक्शन किया जाएगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज 50% IPO एंकर लॉक इन इसका खत्म होता दिखेगा, और हांगकांग के बाजारों में सोमवार को रहेगी छुट्टी का इंतजार। बट उससे पहले एक्शन है और कई सारे नतीजे आ चुके हैं, और साथ ही कुछ खबरें भी हैं। नुपुर से जानते हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अतुल लिमिटेड के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मार्जिन्स पे आपको कमजोरी नजर आएगी, हालांकि जो आय है वो करीबन 20% से गिरकर आती हुई दिखे, लेकिन अनुमान से बेटर ये आंकड़ा आपको दिखेगा। करीबन 1200 करोड़ की आय आती हुई नजर आई है। मार्जिन्स 13% की आए हैं, अनुमान 14.5% का था, तो मिला जुला प्रदर्शन आपको अतुल लिमिटेड की तरफ से आता हुआ दिखा है। सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ पे नतीजे काफी कमजोर है। कंपनी की आय देखे तो 11% से गिरकर आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 180 करोड़ से मुनाफा घट के अब सिर्फ 34 करोड़ का रह गया है। मार्जिन्स भी देखें तो 14.5% के मार्जिन्स घट के 3% के रह गए, और पिछले साल इसी समय कंपनी ने मुनाफा किया था 70 करोड़ का, जो इस बार घाटा आया है 33 करोड़ का। तो ये स्टॉक भी फोकस में। ग्लैंडमार्क लाइफ, जहाँ पे
कंपनी की आय करीबन 17% से बढ़कर आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे 16% की मजबूत ग्रोथ है। मार्जिन हालांकि 100 बेसिस पॉइंट से डिप होते हुए दिखे, लेकिन मुनाफा भी देखें तो आपको 11% की बढ़त दिखा रहा है। सीएसबी बैंक भी फोकस में, क्योंकि बैंक की तरफ से जो मुनाफा आया है वो 121 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ होते हुए दिखा है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में ज़्यादा बदलाव नहीं है। एनआईआई भी देखें तो 325 करोड़ से बढ़ के 345 करोड़ पहुंच गई है। तो अच्छे नतीजे सीएसबी बैंक की तरफ से भी आते हुए दिखे। और लास्ट में एल्कन इंजीनियरिंग नतीजों में, जहां पे जो मुनाफा है वो 65 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़ पहुंच गया, और जो कंसोलिडेटेड आय है वो भी अगर आप देखें तो 390 करोड़ से बढ़कर 485 करोड़ पहुंचती हुई दिखी है। आईपीओ रनिंग है आईआरएम एनर्जी का, जहां पे अब तक अगर सब्सक्रिप्शन देखेंगे, आज ये बंद होने वाला है, 13 गुना तक ये बढ़ते हुए दिखा है। इसके अलावा खबरों में टीटागढ़ आज फोकस में, क्योंकि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है 350 करोड़ का। ये प्रोजेक्ट है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और लास्ट में ऑटो कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज पर रखना है फोकस, क्योंकि गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सरकार का एक बड़ा कदम आते हुए दिखा है, जहां पे 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियों को इंश्योरेंस प्रीमियम में अब छूट मिल सकती है। ये प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। तो ये दोनों सेक्टर्स फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ एक्शन। ऑटोज पर रखिए नजर, बहुत सारी खबरें यहाँ पर आई हैं, थोड़ी और खबरें भी हैं जो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी। कजारिया सिरामिक्स के नंबर्स भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। 1078 करोड़ से आय बढ़कर 1122 करोड़ की आई है। हल्की बढ़त ही आपने आय में आती हुई दिखी, कुछ ज़्यादा बड़ी बढ़त इस पर नहीं आती हुई दिखी, बट नजर रखेंगे आय का आंकड़ा आपके लिए हल्की बढ़त का ट्रेंड दिखा रहा है कजारिया सिरामिक्स के लिए। मुनाफा 70 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ का है, ये अच्छा है। 129 करोड़ का कामकाजी मुनाफा अब बढ़कर 180 करोड़ आ गया। ऑपरेशनली बढ़िया नंबर दिख रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रंट पर ठीक परफॉर्मेंस है, बट बॉटम लाइन बढ़िया रही है। मार्जिन्स आपके 12% से बढ़कर 16% के आए हैं, बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं जहां तक कजारिया सिरामिक्स का सवाल है। ऑपरेशनली अच्छी परफॉर्मेंस है, मुनाफे में अच्छी ग्रोथ आपको दिखी है, रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ आती हुई दिखी है। इस पर भी रखेगा नजर। 54% की आपने मुनाफे में ग्रोथ देखी है, 4% की रेवेन्यू ग्रोथ के सामने अच्छी परफॉर्मेंस है। देखते हैं अगर इसमें कुछ अदर इनकम का भी योगदान है या नहीं, या कुछ एडजस्टमेंट्स आपको आते हुए दिखेंगे। आइए शो की शुरुआत करेंगे। हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार, राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, विश्वेश जी, हिमांशु गुप्ता साहब, वागले साहब और साथ ही आशु मदान जी। बट शुरुआत करने के लिए नितिन जी हमारे साथ तैयार, निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय बाजार में? यहाँ पे 19,550 की पुट ऑप्शन लेंगे, 98.99 में मिलती है। 19,550 की पुट ऑप्शन एट द मनी पुट हो गई, ये आपको 98.99 में मिल रही है। और इसका डे लो है 83, आपको स्टॉप लॉस रखना है इसका 75 का, यानी 75 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। 98.99 में हमने लिया। फर्स्ट टारगेट होगा इसका 125 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 145 के टारगेट होंगे। पुट ऑप्शन ले रहे हैं 19,550 की, स्टॉप लॉस 75, टारगेट 125 से 135। ओके, निफ्टी की पुट ऑप्शन 19,550 की पुट 100 रुपए के आसपास आपको इस समय मिल रही है। नितिन जी, बैंक निफ्टी का क्या व्यू है सर? ये बैंक निफ्टी में भी डेटा देखेंगे तो नेगेटिव डेटा ही बन रहा है। आज थोड़ा सा साइडवेज है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो एक्सपायरी आने वाली है, वीकली मंथली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी में लॉन्ग अनवाइंडिंग का रिस्क लग रहा है, क्योंकि एक तो रोल ओवर शॉर्ट साइड है, और दूसरा निफ्टी भी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है, और वर्ल्ड मार्केट्स भी गिर रहे हैं। तो सब मिला के लग रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, और बैंक निफ्टी फिसल के करीब 43,400 की तरफ आ सकता है। अभी फ्यूचर्स में 43,800 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है 43,400 की तरफ आना चाहिए। और निफ्टी भी 19,500 के नीचे जा सकती है, और ये निफ्टी 19,400 की तरफ आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस है। रेसिस्टेंस देखेंगे तो 44,000 पे काफी रेसिस्टेंस बिल्टअप हो गया है, और अभी आज भी 43,900 से घूमी है बहुत तेज। तो ओवरऑल ऊपर सेलिंग है, मुझे लग रहा है कि 43,400 300 की तरफ बैंक निफ्टी गिरनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए नितिन जी की राय। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है FII पिक का। फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया एंजल वन की स्नेहा सेठ दे रही है आपको एक बेहतरीन पिक।
मेरा फेस्टिव इन्वेस्टमेंट पिक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है अराउंड 960 965 ऑड जोन, और इट ऑल्सो कोइंसाइड विद द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। आई वुड रिकमेंड बाइंग दिस काउंटर फॉर द टारगेट ऑफ 1047, और एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 960 के आसपास। ये है आपके लिए FII इन्वेस्टमेंट आइडिया गोदरेज कंज्यूमर आते हुए स्नेहा सेठ की तरफ से एक्शन में है। इनफैक्ट ये स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। आज HUL ITC के लिए खराब दिन है, बट गोदरेज कंज्यूमर होल्ड आउट कर रहा है और नेस्ले भी आपका होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। बट प्राइवेट बैंक्स पर रखिएगा नजर, यहाँ पर थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। कोटक बैंक में फ्रेश खरीदारी दिखी है इस समय, इंडसइंड में भी फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है। और कल हमने इंडसइंड हाईलाइट भी किया था किस तरह से ये आपके लिए MSCI इंक्लूजन का भी एक कैंडिडेट बन रहा है। एटलीस्ट वहाँ पर आपको वेटेज बढ़ती हुई दिख सकती है। कोलगेट भी अच्छा कर रहा है, सुबह इस पर भी रेडार आया था। एक और कंजम्पशन से जुड़ा स्टॉक जहाँ पर थोड़ा एक्शन दिख रहा है, बर्जर पेंट्स, इस पर भी रखेगा नजर। थोड़ी मूव यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ये भी थोड़ा एक्शन में। बाकी सारे स्टॉक्स की तो बात हो गई। एक बार बर्जर पेंट्स पर कुणाल जी से राय लेते हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। बर्जर पेंट्स जरा देखें, मोमेंटम पिकअप कर रहा है, कंजम्पशन एज अ स्पेस इस समय अच्छा कर रहा है, बारिंग ऑफकोर्स HUL एंड ITC। गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे चार्ट अच्छा लगता है बर्जर पेंट का। दीपांशु स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद स्टॉक बिल्कुल 200 डेज मूविंग एवरेज तक आया और चार्ट पर एक पैटर्न बन गया है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आज 50 डेज मूविंग एवरेज को भी स्टॉक ने पार कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब ये 620 के जो रिसेंट हाइज हैं वहाँ तक स्टॉक जाना चाहिए, उसके पार भी जा सकता है। तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। आज कमज़ोर बाजार में भी अपनी ज़मीन बचाए हुए, तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करके चले और एक स्टॉप लॉस रख ले 570 के आसपास। मेरी खरीदारी कराए। ओके, 570 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। खरीदारी की राय है कुणाल जी की तरफ से, इस पर रखनी है नज़र। नज़र है हमारी IGL पर और बड़ा ब्रेकडाउन आया है। हमने इसकी सुबह रीज़न भी बात कर ली थी। कोविड के समय जो फॉल आई थी 13 मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल आपको IGL पर आती हुई दिख रही है। एक ही दिन में 12% का लॉस इस काउंटर पर हो गया है और अब 400 के स्तर पर आपको आते हुए दिख रहा है। डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा इस पर हिमांशु गुप्ता साहब की राय ली जाए। हिमांशु जी, सुबह से ये निचले लेवल्स आ रहे हैं, क्या 400 का लेवल होल्ड करेगा IGL या ये भी फिर खतरे में आ सकता है सर? गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप देखिए, जिस तरह की गिरावट स्टॉक में आज देखने को मिल रही है, वर्टिकल डिक्लाइन है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है वो लगभग 385 रुपए के आसपास है, यानी 385 380 रुपए तक के सपोर्ट्स तक ये डिक्लाइन मुझे लगता है कि एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल खरीदारी से बचें, मुझे लगता है, और यहाँ पर 15 से 20 रुपए की गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए IGL। एक बार MGL, इस पर भी बात कर ली जाए क्योंकि ये भी आपको प्रेशर में आते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी, एक बार जरा MGL का भी चार्ट देख लेंगे सर, जरा बताएं। यहाँ पर भी 8% की गिरावट है। हालांकि रिपोर्ट मोर IGL सेंट्रिक थी और EV पॉलिसी दिल्ली के लिए है, बट रब ऑफ कंसर्न्स MGL पर भी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से दीपांशु, ये जो गिरावट है ये बढ़नी चाहिए, बिकॉज स्टॉक जिस हिसाब से पार्टिसिपेट किया है IGL MGL दोनों, ये जो मूव है ये सम सॉर्ट ऑफ आप ऐसा कह सकते हो कि पुल बैक वाला मूव है। और MGL का जो अगला सपोर्ट है ये 960 के आसपास है। इनफैक्ट ये वीक का जो क्लोज है वो लास्ट 3 वीक के प्राइजेस को ऑलरेडी इंगल्फ कर चुका है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि आने वाले वीक में फॉलोअप सेलिंग आती है कि नहीं आती है, बिकॉज इमीडिएट सपोर्ट तो मुझे 950 के आसपास दिखता है और मुझे लगता है आने वाले एक वीक में हम वहां तक जाते देख सकते हैं 970 950। बट MGL रिलेटिव टू IGL बेटर रहेगा अराउंड दो सपोर्ट लेवल। जैसे हिमांशु जी ने कहा, मुझे लगता है MGL सपोर्ट के पास शायद रिकंसिडर कर सकते हैं, बट IGL का स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली ज़्यादा वीक है। न लगाएं, MGL को सपोर्ट के पास खरीदे। ये राय विश्वेश जी की। राय वागले साहब की भी जान लेते हैं बिगुल के बाद। वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, डेवीज लैब बेचना है। 3559 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये मल्टीपल बॉटम्स ब्रेक हो रहे हैं, स्विंग लो ब्रेक हो रहा है। 3570 का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग लो है। मल्टीपल लोज है वो एरिया में, वो क्लियरली ब्रेक हुए हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 50 से 60 रुपए की मूव आपको मिलनी चाहिए आज और कल में, एज इन आज और मंडे में। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3575 का।
ओके, डिवीज लैब, इस पर आपके लिए सेल कॉल आते हुए दिख रहा है, ये कमजोरी की तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहा है और इस समय कोई संभलने के आसार यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो फार्मा की तरफ से भी कोई ऐसा बड़ा सहारा नहीं आ रहा है इस समय मार्केट पर। बट अनिल जी की तरफ से आपके लिए एक कॉल आने की तैयारी में है। बिल्कुल, मैं भी 2000 देने की 2 मिनट दीजिए, मेरा लेवल्स थोड़े फाइनल हो रहे हैं। बिल्कुल चलिए, तब तक वरुण से एक बार L&T फाइनेंस की बात कर लेते हैं, तब तक अनिल जी की कॉल भी तैयार हो जाएगी। वरुण बताएं, L&T फाइनेंस वैसे तो आज हर जगह गिरावट है, नंबर्स के लिहाज से कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है L&T फाइनेंस की? देखिए, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी ने अपना Q2 का अपडेट दिया था, वहाँ पे रिटेल डिसबर्समेंट 32% बढ़ा था, रिटेल लोन बुक 33% बढ़ के आई थी, रियलाइजेशन जो है वो भी अच्छे खासे रहे थे, तो इसके चलते अच्छी ग्रोथ रहेगी। अब दिक्कत क्या है, ये कंपनी जो है लगातार अपने रिटेल पोर्टफोलियो पे फोकस कर रही है और जो अपना होलसेल पोर्टफोलियो है उसको लगातार ये कम करते जा रहे हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको AUM में करीब 12% के आसपास की डीग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि होलसेल बुक ये कम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको फोकस करना है पूरे तरह से इस कंपनी के रिटेल कारोबार पे, और उसके चलते मैंने आपको अपडेट बताया, NII 8.5% बढ़ेगा, प्रॉफिट में 35.5% के आसपास की बढ़ोतरी 550 करोड़। निम्स में आपको रिटेल निम्स देखना है जो कि करीब 20 से 30 बेसिस पॉइंट बढ़ के आ सकते हैं। अगर आप टोटल निम्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिलेगी, रिटेल निम्स में बढ़त हो सकती है। ग्रॉस NPS, नेट NPS जो है वो फ्लैट रहने का अनुमान है, क्रेडिट कॉस्ट में भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे रहेंगे, रिटेल कारोबार पर फोकस कीजिएगा, होलसेल कारोबार को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओके, होलसेल को नज़रअंदाज करिए, रिटेल पर करिए फोकस। फोकस है अनिल जी की कॉल पर भी बाजार पर। आइए बिगुल, कल के 2000। यस सर, 43,780 ये है लेवल आपके लिए निफ्टी बैंक का, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। और दीप, यहाँ पर निफ्टी बैंक में खरीदारी की राय जी हाँ, खरीदारी करने की राय है। 43,780 के आसपास खरीदिए, 43,600 के आसपास आए तो और ऐड कीजिए। 2 टुकड़ों में लेना, आधा अभी लेना है और आधा 150 पौने 200 पॉइंट नीचे मिले तो और लेना है। 43,500 43,500 का स्टॉप लॉस होगा, जो आज का और कल का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 43,900, 950 और 44,000, ये 3 छोटे टारगेट आज ही के लिए है। 43,900 से 44,000 के टारगेट आज के 3 छोटे टारगेट हैं, और बाकी 3 टारगेट मंडे के लिए भी दे रहा हूँ, 44,050, 44,125 और 44,200। टोटल ये 6 टारगेट बनते हैं। बड़े बड़े हैं, आप लिख पाओगे कैसे लिखेंगे, हमारे जैसा भी आप लिखना चाहो लिखे। 44,200 तक के टारगेट हैं। 44,050, 125, 200, ठीक है। ऑप्शंस खरीदना चाहते हैं तो 43,800 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, 330 रुपये के आसपास लीजिएगा, 5-10 रुपये हो सकता है ऊपर नीचे, वो मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिए। 200 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। 400 और 500 रुपये के टारगेट के लिए आपको 43,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ये आपको इसी महीने की एक्सपायरी का। क्यों? पहली चीज़ तो ये कि 2 दिन से मार्केट को अगर 43,600 के नीचे बंद होना होता तो हो जाता। आज भी जहाँ खुला वहीं बॉटम बना के दिन भर वहाँ पर हमने टेस्ट नहीं किया। दूसरी चीज़, डाउ फ्यूचर्स ने लगभग अपना पूरा नुकसान पूरा कर दिया है। अब मुश्किल से, अभी थोड़ी देर पहले तो ग्रीन में भी था, मुश्किल से 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे है, तो डाउ फ्यूचर में भी अच्छी रिकवरी आई। तो मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से जो रिकवरी के संकेत बन रहे हैं और हम अच्छे सपोर्ट, और हो सकता है आज शाम को अमेरिका में कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड जो एक तरफा तेज़ी से भागें, थोड़े ठंडे होते दिखे तो वो एक रिकवरी। ओवरनाइट पोजीशन रखनी नहीं रखनी वो 3:20 पे डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है, आपको 2 टुकड़ों में लेना है और स्टॉप लॉस आपका क्लियर कट में दे चुका हूँ। बैंक निफ्टी पे भरोसा है? बैंक निफ्टी भी अच्छा लग रहा है मुझे, निफ्टी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आज के लिए बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र आता है। यहाँ पे ज़्यादा एक्शन होने की उम्मीद है। गॉट इट सर। क्योंकि आज आपने खुद ही बोला शो की शुरुआत में, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स बड़े वाले मना कर रहे हैं कि भाई आपको जिस लेवल के नीचे आप 105 ट्रेडिंग सेशन से बंद नहीं हुए, उसके नीचे आज क्यों होना चाहते हैं? करेक्ट। तो वो संकेत आता दिख रहा है, ये है आपके लिए। गॉट इट सर। आइए एक बार हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स की मैं रेफरेंस दे देता हूँ। कुणाल जी चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। हिंदुस्तान जिंक नंबर्स अच्छे नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट। 18.5% इनका रेवेन्यू गिर कर आया है। आय इनकी आई है 6,800 करोड़ से थोड़ी कम, 6,791 करोड़, और पिछले साल इसी तिमाही में आई थी 8,336 करोड़। तो 18.5% रेवेन्यू गिर कर आया है। मुनाफा 35% गिरा है, 2,680 करोड़ पिछले साल का मुनाफा इस साल 1,730 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। कामकाजी मुनाफा 29% गिर कर आया है, 4,407 करोड़ से गिरकर 3,140 करोड़ का, और मार्जिन्स भी देखिए 53% के मार्जिन्स इनके 46.2% पर आए। तो शार्प फॉल है मार्जिन्स में, और उसकी वजह है राइज इन कॉस्ट। जो इनके अदर एक्सपेंसेस हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो 21.5% से बढ़कर ऑलमोस्ट 30% के आए हैं।
अन्य आय में भी आपने बड़ी गिरावट देखी है, 37% की अन्य आय में इन्होंने गिरावट देखी है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है, तो ऑपरेशनली काफ़ी खराब क्वार्टर था और रेवेन्यू में तो आपने डिग्रोथ देखी है। तो खराब नंबर्स हिंदुस्तान जिंक से और स्टॉक भी अब 2.25% नीचे है। कुणाल जी, चार्ट सर। देखिए चार्ट पर भी एक कमजोरी दिखाई दे रही है दीपांशु। काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान जिंक अंडर परफॉर्म कर रहा है और लगभग एक साल से 300 के लेवल को के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक दायरा रहा है 300 से 330 के बीच में, और अब क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है 305 पर चल रहा है और 300 का स्तर जो है ये बहुत अहम लेवल है, काफ़ी पुराना सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि इस खराब खबर के बावजूद ये लेवल टूटेगा। तो जिनके पास पोजीशन है 300 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, उछाल में स्टॉक से निकलकर किसी परफॉर्मिंग स्टॉक में जाएं, ये मेरी सलाह रहेगी। तो अगर स्टॉक में कोई उछाल बनता है, वापस से 330 के लेवल्स मिलते हैं, तो मेरी एग्जिट की राय है। ओके, ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक। अगर उछाल में आपको मौका मिलता है 330 के आसपास, तो एग्जिट की ही राय बन रही है इस समय। एक्शन कमजोरी वाला ही बाजार में आपको दिखेगा और ऑपरेशनली भी यहाँ पर वीकनेस ही दिखी है। मेटल्स एज अ होल यहाँ पर भी आपको थोड़ी परेशानी ही इस समय आती हुई दिख रही है, तो पूरे मेटल पैक पर ही रखिए नज़र। और कुछ मेटल स्टॉक्स स्पेशली क्यों वीक हैं थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी। तब तक आशु सर के पास चलते हैं, उनकी कॉल है तैयार। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं, बाजार पर क्या राय है? कोई स्प्रेड अगर लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, तो वो भी अपनी राय दें सर। नहीं दीपांशु, स्प्रेड तो नहीं है क्योंकि ट्यूसडे को भी छुट्टी है और वीकेंड है और बहुत मारामारी रह सकती है। देखिए दीपांशु, मुझे जो अगला आधा एक घंटा लग रहा है ना, वो पॉजिटिव लग रहा है। अनिल जी ने जो अभी बात बोली ना, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। वीकेंड का मार्केट खराब है, एक्सपायरी का प्रेशर है, लेकिन अभी क्या है कि सारा दिन जो मार्केट नीचे रही है, वो जो लोग अपना स्टॉक बचाने के लिए, हेज करने के लिए शॉर्ट करते हैं, ले जाने के लिए शॉर्ट करते हैं कि वीकेंड पे कोई लेके नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में के लिए थोड़ा सा एक अपमूव आ सकता है। लेकिन वो अपमूव में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि नीचे में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। एक रिवर्सल जरूर इंडेक्स में दिखता है, वो इंडेक्स में दिखता है दीपांशु, स्टॉक्स में नहीं दिखता। उसको एक दो स्टॉक्स ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मतलब दोनों चीजें अलग है और ये घंटे का ट्रेड अलग होता है। तो उसके लिए दीपांशु कोई स्प्रेड नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई एम जस्ट विद अनिल जी, जो अनिल जी ने अभी बैंक निफ्टी की कॉल दी, तो देयर इज अ फेयर चांस कि हम यहाँ से थोड़ी रिकवरी दे सकते हैं। क्या रिकवरी सस्टेनेबल होगी वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे हमने एक्सपायरी अलर्ट पे बोला, दिग्गज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दीपांशु, भी आपने अगर नोटिस किया हो तो शायद रिलायंस ने 2300 का भी अपना तोड़ दिया है, जो 2600 तोड़ा, फिर 2500, 2400 और अब 2300 भी तोड़ दिया। और मतलब ये भी एक ऐसा स्टॉक है, किसी से बिकता तो है नहीं, इसमें तो लॉन्ग कॉल ही आती है, शॉर्ट तो आती ही नहीं है। और मतलब किसी भी लेवल से इसमें रिवर्सल भी नहीं, जब रिवर्सल दिखता है प्राइस एक्शन में उसके नीचे है। ऐसे एचडीएफसी बैंक थोड़ा दम दिखा रहा है, टीसीएस दिखा रहा है, तो मतलब आज बल्कि उल्टा वो स्टॉक्स हैं जो सारे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग थे, एनटीपीसी, एनएमडीसी, अशोक लेलैंड, ओएनजीसी, दीपांशु, उनमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। वो प्रेशर किसी वो ये इजराइल का नहीं है, वो एक्सपायरी का प्रेशर शुरू हो गया। तो आदमी एक होता है ना, लास्ट में वो दम तोड़ने लग जाता है। तो अगला 4 दिन तो सिर्फ अपने स्टॉक संभालने के लिए लगाना चाहिए, कोई बड़ा ट्रेड नहीं करना चाहिए। वैसे बिल्कुल अनिल जी ने जैसे परफेक्टली बोला, क्रिकेट एंजॉय करो, मूवी एंजॉय करो, और एक चीज वीकेंड का वार एंजॉय करो। तो बिग बॉस शुरू हो गया है, सलमान भाई को देखो, तो मतलब द वन एडेड रीजन के पोजीशन ज्यादा नहीं लेके जानी चाहिए, फेस्टिवल एंजॉय करो। और दीपांशु, सीरियस मनी जो मैं बोल रहा था पिछले 1 महीने में कि अगले 2 महीने में सीरियस मनी तो पहले जो बननी थी बन चुकी है, अब तो बस वो ऊपर नीचे रहेगा। तो अगले 4 दिन में कोई बड़ी चीज नहीं होनी है, संभालना है, अपना ट्रेड संभालना है, क्योंकि अब अच्छे स्टॉक्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर शॉर्ट करना है तो रिवर्सल पे करना, नीचे नहीं करना। एक रिवर्सल जरूर दिखता है क्योंकि वो शॉर्ट है, और वीकेंड पे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि खराब खबर, कम खराब या न्यूट्रल खबर आएगी, अच्छी खबर नहीं आ सकती है। ओके, लेकिन एक मासूम सा सवाल है आशीष सर मेरा, वीकेंड का वार, तो अगर सलमान खान को देखना, मैं उनकी पिक्चर क्यों नहीं देखूँ? बिग बॉस देखूँ, 3 घंटे के बिग बॉस में 3 मिनट सलमान खान आते हैं, मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मुझे ये बताओ। नहीं अनिल जी, वीकेंड के वार में तो सलमान ऑलमोस्ट सैटरडे संडे पूरा मतलब जो डेटेड 2-2 घंटे का होता है,
वो 70% स्क्रीन प्रेजेंस सलमान की होती है अनिल जी। वो नॉर्मल डेज में तो सलमान होता ही नहीं है, वो तो बाकी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स होते हैं। हाँ तो सैटरडे संडे को तो सलमान का ही शो होता है। तो लेकिन अगर पहले 5 दिन नहीं देखोगे तो सैटरडे संडे का तो पूरा बाउंस हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। हुआ क्या था? ये भी बात सही है। क्यों बंसल जी का तो देखो आप सिचुएशन देखो, बिग बॉस नहीं बंसल जी तो देखने के बाद भी ध्यान नहीं रहता कि क्या देखा था, तो बिना देखे तो कैसे पता चलेगा? जी आशीष जी। नहीं अनिल जी हो जाता है। जैसे अनिल जी सीरियल है, हाँ। आप 2-2 महीने बाद भी देख लो, 3 दिन के लिए आप कैचअप कर लेते हो। अच्छा। अनिल जी 1 हफ्ते के बाद आप वीकेंड का वार देखो तो काफी कुछ समझ आ जाता है। मतलब आपको थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होगा 1 हफ्ते के बाद आप वीकेंड का वार देखो तो काफी कुछ समझ आ जाता है। मतलब आपको थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होगा तो अनिल जी कैचअप हो जाता है। ओह, ये नई इंसाइट मुझे मिली है जी। बंसल जी, कुराल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं आपको कुछ कहना चाह रहा था कि अनिल जी, एक तो आपके पास वैसे भी समय का अभाव रहता है, आप बिल्कुल नहीं देखते हैं, और आप अनिल जी बिग बॉस बिल्कुल भी मत देखिएगा, सवाल ही नहीं। आप अभी अनिल जी इजी सवाल पूछते हैं, जैसे 2 गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं वैसे सवाल पूछते हैं, और खुद अनिल जी दूसरी तरीके की पिक्स देते हैं। जैसे कल आपने बजाज ऑटो दी थी, आज आपने यूबीएल दिया, फिर आपने हेमिस पे प्रॉपर्टी दिया, गिरते बाजार के अंदर चला, और सवाल अनिल जी आप इजी पूछते हैं। आप वो बिग बॉस ये वीकेंड का वार देखेंगे तो अनिल जी, आशु जी तो अनिल जी हफ्ते में 1-2 बार आते हैं अनिल जी, मैं कुणाल जी वगैरह, सुमित जी, हम तो अनिल जी रेगुलर बैठे होते हैं, हम लोगों को दिक्कत शुरू हो जाएगी अनिल जी। तो आप तो बिल्कुल इसको बिग बॉस को वीकेंड के वार को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। ना चिंता ना करें। अगर देख के अगर मुश्किल सवाल पूछे तो भी आशु जी से ही पूछूंगा, प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिल रही। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं तो देखिए कह रहा हूँ अनिल जी, 1-2 बार बिग बॉस मैंने देखा अनिल जी, उसमें तो मोस्टली झगड़े ही होते रहते हैं अनिल जी। तो अनिल जी झगड़े की अगर आदत हो देखने की या करने की तो अनिल जी तुरंत समझ आ जाती है पूरी कहानी। तो इसलिए 5 दिन उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप 1 दिन देख करके भी पूरा मामला समझ सकते हैं। अच्छा ओके, एक ही दिन में समझ में आता है। ओके, बात अगर सब लोग वेल रहे सही। विश्वेश जी, आप सहमत है? अनिल देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर आपका जीवन में मोटिव है लड़ो लड़ाओ और उसमें मजा करो तो बिग बॉस जरूर देखना चाहिए। आपको अच्छा। मतलब ये समझ में आने लगता है कि झगड़े क्यों हो रहे हैं और झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। आशु जी को मजा आता है, उसका नेचुरल है, मतलब 2 लोगों को नचवा के मजा लेने का आशु जी का पुराना स्टाइल है। आप और हम तो बेचारे वो लोग हैं कि भैया झगड़ा हो गया साइड में बैठो, तो मुझे नहीं लगता हमें बिग बॉस में मजा आएगा। तो फिर मैंने समझ गया, 10 साल से कितने साल से फिर मेरे लिए देखने के बजाय सलमान खान वाला रोल ज्यादा ठीक है ना? सबकी खिंचाई करने वाला वो ज्यादा ठीक है ना? अनिल जी, पर आप तो वो अभी रोल कर ही रहे हो अनिल जी। आप बिग बॉस हटा दो, ऑनर आप अगर आपको थोड़ी छूट दे दी जाए और बंसल जी और कुणाल जी के वर्सेस आशु जी और हमको कर दिया जाए तो बिग बॉस ये सर ऑनर। अच्छा, बिग बॉस बिजनेस न्यूज एंकर्स के लिए, बिजनेस जर्नलिस्ट के लिए, जनरल न्यूज चैनल के एंकर्स के लिए है। ये फर्क है। ओके, आइए बढ़ते आगे। और बिगुल सेठी साहब के लिए तैयार है हमारे साथ सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, आज क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज इरादा थोड़ा डिफरेंट है। एक ही स्टॉक है अनिल जी जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, कैश मार्केट का स्टॉक। हमारा इंटरेस्ट इस बात में नहीं कि आपकी एक ही स्टॉक खरीदने की राय क्यों है, हमारा इंटरेस्ट इस बात में जानने में कि एक ही क्यों है। वही बताओ। बाजार लैकलस्टर है अनिल जी, फिर छुट्टियों का माहौल है, कल सैटरडे संडे, फिर ट्यूसडे वापस छुट्टी है, तो जरूरी नहीं है कि कुछ करें, एक ही स्टॉक में भी बन सकते हैं लोगों के पैसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशु सर कहाँ है? आशु सर कहाँ है? एक बार जरा आशु सर को भी स्क्रीन पे लाया जाए। आशु सर, एक हमने ट्रेंड नोटिस किया बाजार में, हमने बहुत गहन रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है, बहुत डीप रिसर्च। आशु सर को बुलाओ पहले, तभी बात करने का मजा है। हाँ, तो हमने बड़ी एक डीप रिसर्च की आशु सर, और उस रिसर्च के बाद हमें ये पता चला है कि जब भी खराब मार्केट में हमारे सेठी साहब ने या तो नोटा का इस्तेमाल किया है या 2 में से एक ही स्टॉक दिया है बाय कॉल के तौर। सेल तो आप देते नहीं, आपको पता ही है, शॉर्ट कॉल तो देते नहीं है, तब तक मार्केट का बॉटम बनने के चांस बहुत जल्दी नज़दीक आ जाते हैं या उसी दिन बन जाता है। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं अनिल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट ये आपने जो कहा ना, मुझे मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ही वेडनेसडे को हम साथ आए,
एक दो वेंसडे को और अनिल जी आप बुला लेते तो जैसे HDFC है, मैं रिलायंस में भी सेल कॉल सेठ जी से दिलवा देता, ये मेरा वादा है आपसे। तो वो आप मतलब एक दो वेंसडे दे दीजिए अनिल जी, मैं पक्का कह रहा हूँ। और उस दिन भी अनिल जी आप इनसे पूछ लीजिए, अगर सेठी जी अप्रिशिएट करना चाहें तो 2400 रुपए रिलायंस था और आज क्या रेट है। अगर सेठी जी अप्रिशिएट करना चाहे, उनका मन हो तो बता सकते हैं। सेठी जी अभी मुस्कुरा के आपको अप्रिशिएट कर देंगे। हाँ ये तो आ गई मुस्कुरा के। जी सेठी साहब, अच्छा बताएं सर, आज का पहला स्टॉक, आज का ओनली स्टॉक। अनिल जी पहले तो आशु जी करेक्ट थे उस दिन, जो रिलायंस और HDFC बैंक दोनों में वहां से गिरावट आई है इन लाइन विद द मार्केट, और मार्केट्स को गिराने में दोनों स्टॉक के बिना गिर भी नहीं सकता बाजार, तो उन लेवल से तो नीचे ही है आज भी। तो बाकी अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, पहला नहीं एक ही स्टॉक, सॉरी ये रोज की आदत हो गई ना, पहला स्टॉक तो वही निकलता है। अनिल जी जो आज का मेरा इकलौता स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉक का नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग, जो अभी 910 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये एक एरोस्पेस, डिफेंस, फिर आपके ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर और कैपिटल गुड्स, इन सब सेगमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है, जिसके भारत में 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ये कई सारे जो प्रोडक्ट्स है, कंपोनेंट्स है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, उनमें अमंग द टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स है। फिर एक्सपोर्ट से इनका 30% रेवेन्यूज आता है, 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। जितने पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति, होंडा, टोयोटा, फिर बजाज ऑटो, हीरो, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, इवन बोइंग, इन तरह की कंपनियों को ये कैटर करती है। और कंपनी ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में सीरियस फोरे किया है, एक कोई कंपनी भी एक्वायर करी है। फिर ये जो ड्रोन वाला सेगमेंट है, वहां पे भी एक हाईटेक कंपनी में इन्होंने निवेश किया है, सर्वेलेंस रडार्स इंक्लूडिंग एंटी ड्रोन्स, तो ये सेगमेंट में भी आने वाली है, तो वहां से भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बाकी इनका एक नया ग्रीनफील्ड प्लांट आ रहा है बेंगलुरु में फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस, मतलब एरोस्पेस डिफेंस को कैटर करने के लिए ये प्लांट शुरू होने जा रहा है। और हमने हाल ही में देखा, बोइंग ने भी अनाउंसमेंट करा कि वो आउटसाइड ऑफ US, जो उनका दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, वो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आ रहा है, 43 एकड़ के लैंड के ऊपर, जिसमें उन्होंने 1600 करोड़ रुपया निवेश किया। और देव सेड दिस कि वो 10,000 करोड़ तक के कंपोनेंट्स अपने जो एरोप्लेन्स वगैरह के लिए भारत से सोर्स करेंगे, तो उसका एक बड़ा फायदा सनसेरा को होना चाहिए। एक तो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है बोइंग, प्लस उनका जो प्लांट आ रहा है तो उसका भी एक फायदा होगा। और जिस तरह से कमर्शियल एयरलाइंस भी एक्सपैंड कर रहे हैं, हम देखते हैं इंडिगो ने भी बहुत बड़ा एक ऑर्डर दिया है एयरबस A320 के लिए, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को होगा। और सरकार का भी जो फोकस है इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर, जैसे 10,000 बसेस हाल ही में सरकार ने अनाउंस करा था कि 10,000 नए बसेस इंट्रोड्यूस करेंगे, ई बसेस, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी सनसेरा जैसी कंपनी हो सकती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 43 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 35 करोड़ का पैट था जून तिमाही में। बाकी FIs DIs भी अराउंड 55% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एक्सिस, कोटक, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये सब है। तो ऑल इन ऑल ए वेरी गुड सॉलिड कंपनी फंडामेंटली, और खरीदारी करने की सलाह है इस वीक मार्केट में। और मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 960 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 895 रुपए का। एकमात्र कॉल है आज की, सनसेरा इंजीनियरिंग, खरीदारी करके जाइए। सेठी साहब के बात करते करते स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी आपको बनते हुए दिख रहा है। शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। 960 के टारगेट के लिए सनसेरा में करें खरीदारी। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। हालात तो अच्छे नहीं है सर, हम भी फिसल रहे हैं वापस ओपनिंग लेवल्स के आसपास। निफ्टी आ चुका है, बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, बट निफ्टी आपको कमजोर दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर है, अमेरिकी फ्यूचर्स में हल्की गिरावट है, यूरोप में आपको 1/4 से आधे % तक की गिरावट दिख रही है। आज आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है, यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा शायद आज शाम को आने वाला है, उस पर भी नजर रहेगी। एशिया पूरा कमजोर था, आधे से 1.5% की गिरावट आपने अक्रॉस एशिया भी देखी है। तो कमजोरी तो ग्लोबल मार्केट्स में भी है, हमारे भी मार्केट्स थोड़े कमजोर ही हैं। वीकेंड भी आ रहा है, हालांकि आई डोंट थिंक आज कुछ बड़ा डेटा या अर्निंग्स आने वाली हैं यूएस में, बट वही है, क्या सिचुएशन डेवलप होती है पता नहीं। बताएं सर क्या करना है। देखिए दीप, ओवरनाइट और वीकेंड पर स्पेशली पोजीशन तो रिस्क तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो रिस्क एपेटाइट नहीं है तो बिल्कुल भी आप नई पोजीशन न बनाएं।
बाकी रहा सवाल, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है, तो अगर आपको खरीदने का मनी है कुछ, तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में एक चांस ले सकते हैं। वो भी आइडियल जगह जो सबसे बढ़िया बैंक निफ्टी खरीदने की, वो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे 43,600 के आसपास है। तो आखिरी 1 घंटे में आप इंतजार करें, अगर 43,600 के आसपास आता है बैंक निफ्टी और उसके ऊपर बंद होता है, आने से काम नहीं चलेगा, बंद भी ऊपर होना चाहिए। अगर उसके नीचे बंद होता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए उसके आसपास खरीदें, या एग्रेसिव ट्रेड है तो थोड़ा अभी खरीद लें, थोड़ा नीचे के लिए ऑप्शंस के जरिए खरीदें ज़्यादा बढ़िया था कि आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो। और फिर भी रखना है स्टॉप लॉस तो स्पॉट लेवल 43,500 रखें, इसके नीचे बंद होने पर आपको पोजीशन बिल्कुल जीरो कर लेनी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर क्यों है ये राय, वो भी बता दूँ। अभी तक जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि 43,700 43,800 की रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 43,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में 28 लाख शेयरों का, और 43,800 पे 23 लाख शेयर है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम कर रही है आपके लिए अभी, और इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार 43,700 43,800 की रेंज में आकर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। ऊपर में 44,000 के आसपास रुकावट की जगह है, 44,000 के कॉल्स पर 30 लाख शेयर हैं, तो उसको पार करना मुश्किल। तो ब्रॉडली 43,700 44,000 की रेंज को बचे हुए 1 घंटे में ट्रेड करना चाहिए। अगर 3 बजे के पहले 43,700 के नीचे आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो 43,550 तक का रास्ता खुल सकता है, वो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। 44,000 3 बजे के पहले पार करने की संभावना नहीं दिखती, इसलिए मैं आगे का बता ही नहीं रहा। आज भी नहीं दिखती, 3 बजे तो बहुत दूर की बात है। अब आइए निफ्टी, 19,600 पार करने की इसको हड़बड़ी जल्दबाजी है नहीं। 1 करोड़ 10 लाख शेयर वहाँ पर है कॉल्स में, और 19,500 पर भी 1 करोड़ 10 लाख शेयर पुट में है। तो न तो 19,500 के नीचे बंद होना चाहता है, न 19,600 के ऊपर बंद होना चाहता है। तो ऊपर 19,600 के आसपास आए, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके या लॉन्ग पोजीशन हल्की करके रुकें, और नीचे 19,500 के आसपास में नज़र रखें। आज अगर तेज़ी बनती है तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, और कमज़ोरी बढ़ती है तो लीडरशिप निफ्टी से आएगी। ये डेटा आपको साफ दिखा रहे हैं। और वो भी मैं इसलिए बता दूँ कि बैंक निफ्टी में कल प्रीमियम 408 पॉइंट की थी, आज घटकर 328 पॉइंट रहेगी, यानी कि 80 पॉइंट की प्रीमियम कम हो गई। तो अगर कोई बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स खरीद रहा है तो प्रीमियम का भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, आज कम प्रीमियम लग रही है। निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें तो 0.76 के आसपास से काफ़ी कम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट लेगा, एकदम से अचानक से मार्केट टूटेगा नहीं। अगर वीकेंड सेशन नहीं होता तो अब तक तो रिकवरी भी आ गई होती। अच्छा, वीकेंड सेशन अगर आज नहीं होता तो, और वो भी ऐसा वीकेंड जिसमें 1 दिन की छुट्टी हो आगे वापस मंडे के बाद, तब तो अब तक ये ऑलरेडी 43,900 44,000 तक या 15,600 के ऊपर बैंक निफ्टी पहुंच गया होता। तो वीकेंड सेशन होने की वजह से थोड़ा सा लोगों का मन कम है पोजीशन बनाने का, विच इज़ राइट ऑल्सो। सही बात है। जैसे आपने कहा बाइंग कन्विक्शन इस समय कम है, ज़रूरी नहीं कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा हो, बट बाइंग कन्विक्शन कम है। एक आपने एक्यूरेट प्रेडिक्शन और करी थी सुबह, बाजार की तो हमने बात करी थी, कई सारे स्टॉक्स पर हमने बात करी थी, और हैवेल्स आपने कहा था इस स्टॉक को थोड़ा रहने दीजिए, कॉल कॉल के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। बढ़ गया, सुबह अच्छा था, उसके बाद आई कॉन कॉल, 11 बजे कॉन कॉल शुरू हुई, 11:20 को आपने एक वर्टिकल फॉल देखा इसमें, और उसके बाद से स्टॉक प्रेशर बना हुआ है। तो आपने वही कहा था कॉन कॉल पे ये स्टॉक हर बार रिएक्ट करता है। एक्चुअली सुबह इतना खराब खुला ही नहीं, एक बार तो ग्रीन में भी पॉजिटिव था सुबह। वही सर, मतलब कई बार क्या होता है स्टॉक्स में आपको मैनेजमेंट को सुनना जरूरी है, इसलिए हम अब रिजल्ट के बाद होता है क्या है कि सुबह 8 बजे या 9 बजे हम कुछ भी बताते हैं, और उसके बाद दिन में कॉन कॉल होती है, फिर कई बार घूम जाता है। इसलिए आजकल मैंने ये कोशिश की बताने की कि जहाँ जहाँ आपको कॉन कॉल में नज़र रखनी, जहाँ नहीं रखने की ज़रूरत है तब वहाँ तो ठीक है। कुछ मैनेजमेंट कैसा होता है, सब कुछ वो प्रेस रिलीज में रिजल्ट के साथ ही लिख के दे देते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि भाई क्या कह रहे हैं। कुछ का क्या होता है, कॉन कॉल में जब एनालिस्ट खोद के पूछते हैं ऐसा कैसे, किससे करोगे, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, तो 4 सवाल पूछते फिर कॉन्फिडेंस हिल जाता है मैनेजमेंट का। मैं हेल्थ की बात नहीं, इन जनरल बात करूँ किसी भी कॉन कॉल में, तो वो फिर है ना समझ में आ जाता है कि ऐसे ही हवा में गोलीबारी है ना, तो फिर अपने आप नीचे आ जाते हैं। इसलिए कुछ कंपनियों के केस में कॉन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कंपनियां ऐसी कि पूरा का पूरा गाइडेंस, आउटलुक, एवरीथिंग इज इन प्रेस रिलीज, एक साथ ही वहाँ पे आपको आसान होता है। तो इसलिए आजकल हम फिर बोलते हैं जहाँ जहाँ कॉन कॉल पे फोकस करना है वो देख के करें। बिल्कुल, और फोकस करा है कॉन कॉल पर नुपुर ने, और क्यों गिरा है स्टॉक, क्या कहा है कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने, आइए समझते भी हैं नुपुर के साथ। नुपुर, गिरा है स्टॉक, बताइए क्या कुछ हुआ है कॉन कॉल में।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आया मैनेजमेंट की कमेंट्री में, क्योंकि जो डिमांड है, जो कंज्यूमर डिमांड को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से डिमांड वो बहुत कम है पिछले 6 महीनों में और अपटिक अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आगे के 6 महीने उन्हें लगता है कि जो कंज्यूमर डिमांड में पिकअप होगा वो थोड़ा बेटर होगा, लेकिन पिछले जो 6 महीने निकले वो अनुमान से बहुत कमज़ोर वहाँ पर मांग आती हुई दिखी। इनफैक्ट उन्होंने दूसरी कंजम्पशन कंपनीज़ को भी, FMCG कंपनीज़ को भी कोट करके कहा है कि वहाँ पर भी डिमांड को लेकर काफ़ी चिंता है और वो उनके वॉल्यूम्स में भी नज़र आ रहा है। तो डिमांड को लेके कंसर्न्स यहाँ पे जारी किए हैं हैवेल्स की तरफ से। क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि पिछले जो 6 महीने निकले वो उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कमज़ोर डिमांड वहाँ पे आती हुई दिखी है। एक और बात वहाँ से सामने आई है, जो उनका केबल का सेगमेंट है वहाँ पे जो कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट है, जो कैपेसिटी कम है, उसके चलते भी इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स में इम्पैक्ट दिखा था। हालांकि 25% से वो एक्सपेंशन भी कर रही, लेकिन उसमें समय लगेगा, उसको लेकर वो पॉजिटिव है कि आगे चलकर यहाँ से ऑब्वियसली ग्रोथ और मार्जिन दोनों एक्सपैंड होंगे, लेकिन अभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की वजह से भी असर दिखा है। तो डिमांड कमज़ोर है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट दिखा है, इसलिए थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है और इसी के चलते इतना बिग कट हमने स्टॉक में आज देखा है। आगे चल के वो पॉजिटिव गाइडेंस ही दिया है। उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन आने वाला है तो वहाँ से उम्मीदें उन्हें, लॉयड का कारोबार अच्छा कर रहा है, आगे चलकर भी अच्छा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर डिमांड ड्यूरेबल का जो कारोबार है वो इस क्वार्टर में सुस्त रहा था, लेकिन आगे चल के वहाँ पर भी रिकवरी दिखेगी। तो वो उनको भरोसा है कि आगे चल के मार्जिन एक्सपेंशन होगा, लेकिन अभी डिमांड को लेकर चिंता जताई है। आगे मार्जिन एक्सपेंशन होगा, कब होगा ये बताया? ये कब होगा ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ अभी तो डिमांड को लेकर कंसर्न्स है, तो मार्जिन ऑब्वियसली कम होने ही थे, मार्जिन्स कम होने ही थे और उसका इम्पैक्ट भी आपको दिख रहा है। हैवेल्स सुबह नतीजों के बाद थोड़ा ठीक खुला था, उसके बाद अब आपको कमजोर दिख रहा है। बंसल जी एक बार जरा चार्ट्स भी देख लें हैवेल्स के सर, 1300 के एग्जैक्ट लेवल पर। जी दीपांशु 1300 के एग्जैक्ट लेवल पर है और काफ़ी वोलेटिलिटी रहे हैं। अगर आप देखें तो आज का हाई 1375 का है, लो 1290 के अराउंड का है और टेक्निकली चार्ट तो डिस्टॉर्टेड है और नीचे में एक अहम सपोर्ट आता है 1270 के अराउंड। 1270 का नीचे में एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस देखें तो 1338 का एक रेजिस्टेंस है। ट्रेडिंग के नज़रिए से शॉर्ट टर्म चार्ट पे सब कुछ नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ करें, तो जो फंस गए हैं वो तो उछाल पे निकलने की कोशिश करें। फंस गए हैं तो फिर उछाल में निकलने की कोशिश करिए। हैवेल्स इस समय सिचुएशन थोड़ी खराब है, नंबर्स के बाद कंपनी की सिचुएशन थोड़ी खराब है। टाटा कम्युनिकेशंस की भी 2:30 बजे इनकी कॉन कॉल शुरू हुई है, देखते हैं थ्रू द डे कॉन कॉल के बाद अगर कुछ निकल कर आता है जिस पर स्टॉक आपको रिएक्ट भी करते हुए दिखता है कि नहीं। बट एक बार टाटा कॉम के चार्ट पर राय लें। सुमित जी एक बार टाटा कॉम देखें सर, 1700 को लेवल होल्ड कर रहा है इस समय, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या यहाँ से बाउंस बैक करेगा या और वीकनेस आ सकती है? दीपांशु स्टॉक के अंदर पिछले 20-25 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। टाटा कॉम के अंदर तेजी देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार ऊपर में 1750-1760 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। स्टॉक के अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 1670-1650 तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकता है। 1650-1670 के आसपास से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। एक बार थोड़ा नीचे का लेवल का वेट करें बाइंग करने के लिए, या फिर ऊपर में 1740-1750 का लेवल टूटे तब इसमें बाइंग करें। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। बट टाटा कॉम रेडार पर है। आशु सर के भी और एक अपडेट भी आशु सर टाटा कॉम पर शेयर करना चाह रहे हैं। आशु जी बताएं सर। दीपांशु वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन टाटा कॉम। अगर आपको ध्यान हो कि इसमें मतलब बाकी स्प्रेड तो सारे प्रॉफिट में रहे और एक स्प्रेड हमारा टाटा कॉम का लॉस में रहा। दीपांशु दिस इज व्हाट प्रिसाइजली इज रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं बार बार ऑप्शन ट्रेड में, हम कोई भी जब कॉल देते हैं या अक्सर शेयर करते हैं तो लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो लोग ना उसको फ्यूचर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि कितना घट जाएगा या कितना बढ़ जाएगा। इसी एक्सपायरी में दीपांशु टाटा कॉम 225 रुपए घटा है। 1920 रुपए से 1700 का भाव है, 225 रुपए घटा है इसी एक्सपायरी के अंदर इन स्पैन ऑफ 25 डेज। तो ये मैं बार बार बोलता हूं कि ये हर चौथे महीने, तीसरे महीने, पांचवें महीने। और कौन सा स्टॉक घटता है दीपांशु? अच्छा स्टॉक। मैंने उस दिन भी लास्ट वीक अनिल जी से जब मैं बात कर रहा था कि लोगों को नुकसान अब सीजी पावर, रिलायंस इंफ्रा, सुजलॉन या जेपी में नहीं होता, अच्छे स्टॉक में होता है। और एक हम ये बात करना भूल जाते हैं। दिस इज प्रिसाइजली इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ए ट्रेडर की रिस्क मैनेजमेंट। दीपांशु एक आज मतलब दिस वाज द वर्स्ट फॉल इन ए गुड स्टॉक दिस मंथ। 225 रुपए और 40 रुपए का स्प्रेड था। अगर किसी ने 1:2 नहीं किया हुआ तो मैक्स 40 गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल पहली बार हुआ कि जीरो हो गए। लेकिन आप ये चीज देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। एक बार होगा, लेकिन आज एक 100 शेयर भी जिसे टाटा कॉम लिए हुए ना उसको 20-20 हजार का लॉस हो सकता है।
तो इसीलिए मैं बार बार ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि जो मैं फ्यूचर को रिप्लेस करके ट्रेड देता हूँ ये व्यूअर्स के लिए कि लर्निंग है, क्योंकि हमारे सामने लाइव एग्जांपल है, इसलिए मैं आज ये शेयर कर पा रहा हूँ कि लाइव हमारे साथ ये पिछले 20 दिन में हुआ है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑप्शन को ट्रेडिंग करनी है और इस तरह के बड़े अच्छे स्टॉक्स में करनी है। तो ट्रेडर के अच्छा स्टॉक वो होता है जो मुझे पैसे बना के दे, ना कि 125-200 रुपए 20-20 दिन के अंदर गिर जाए। तो लॉस ज्यादा अच्छे स्टॉक्स में ही होते हैं और आजकल भी वही चीज वही फिनोमेना चल रहा है। बट दैट इज व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग इज सो इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई आई एम फैन ऑफ इट एंड आई कीप मतलब मैं बहुत ज्यादा इस पे इंसिस्ट करता हूँ। ओके, स्प्रेड बनाइए और डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ये आशु जी की राय आपके लिए बाजार में आ रही है। वो भी जब ऐसे दिन काफ़ी काम आता है जब बाजार में आप वॉलेटिलिटी देखें, सडन स्विंग्स देखें और फिर बड़ी गिरावट भी आती हुई दिखती है। पोजीशन संभालने की राय। ओके, ये है आपके लिए बाजार का एक्शन। कहीं नहीं जाने के मूड में दिख रहे हैं जी, बहुत बोरिंग बाजार हो रहा है इस समय। स्टॉक्स पर तो कुछ एक काम करें, 15-15 मिनट दोनों घूम के आते हैं। पहले 15 मिनट मैं शो करता हूँ, आप घूम के आओ, फिर 15 मिनट आप सर मुझे दे दो। हाँ ये देखो ये देखो मतलब कोई आदमी सुखी कैसे होने की सोच ले। नहीं, सुखी होना तो दूर की बात है, सुखी होने की सोची उसमें ऑब्जेक्शन आ गया है। हमने तो खाली आज बात कही, सिर्फ जिंदगी में 15 मिनट खुशी के मांगे थे कि 15 मिनट हम घूम आए, 15 मिनट उसमें मैं आ जाता हूँ। कोई बात नहीं भाई, अपनी जिंदगी में यही लिखा है। अनिल जी जी आशु जी बोलिए। अनिल जी अनिल जी मैं ये बोल रहा था दो चीजें। मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं था, मैं कह रहा हूँ नहीं सर आप 15 मिनट नहीं आधे घंटे घूम के आइए, बैटन मेरे को दे दीजिए, मैं संभाल दूंगा। और दीपांशु जो मैं अभी एक टाटा कॉम का एग्जांपल देके एक और चीज बोल रहा था जो अनिल जी ने बोली वीकेंड पे, फ्यूचर लेके जाने में दीपांशु अनिल जी ने कहा ना मूवी देखिए, ये देखिए, वो देखिए। फ्यूचर लेके जाने में जब आप सैटरडे संडे न्यूज चैनल देखते हैं ना तो इतने हमास पे बम नहीं गिर रहे होते जितने फ्यूचर जो लॉन्ग होता है उसके दिल पे गिर रहे होते हैं, चाहे मंडे आपको कुछ भी हो। इसीलिए मैं बार बार मना करता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल ना करें। अच्छा, तो 15 मिनट के लिए मेरे को जाने के लिए बोल रहे हो, बोल रहे कि दीप आपकी जगह बोल रहे हैं, मेरी जगह नहीं बोल रहे। मैं चला जाऊँ? हाँ ऐसा बोलना। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं तो ये कह रहा हूँ अगर अनिल जी आप 15 मिनट के लिए जा रहे हैं, आशु आपके स्थान पर विराजमान होने वाले हैं, तो अनिल जी हम सभी घूम कर आते हैं। तो अनिल जी वही बेहतर रहेगा, आप घूमने जा रहे हैं साथ में हम भी चलते हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी। खाली अकेले निकाल लिया। लेकिन अगर आपको ये गलत फहमी में हो कुणाल जी कि सारे एक्सपर्ट भी घूम के आ जाएं और हम भी घूम रहे हैं, आशु जी अगर इस गलत फहमी मत रहना। आशु जी अकेले राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते पूरे 1.5 घंटे, 2 से 3.5 आराम से। कोई सुने न सुने वो आप अलग बात है, इनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी विश्वेश जी। अनिल जी मैं तो ये कह रहा था कि आशु जी आपकी जगह ले लेते, मैं दीप की जगह ले लेता हूँ और हम दोनों मिलके ऑप्शन ट्रेडिंग पे 1 घंटा ये बोरिंग मार्केट में बात कर लेते, व्यूअर भी एकदम एंगेज हो जाएगा। मार्केट देखना नहीं है, वो स्प्रेड बनाते रहेंगे। आपको भी आशु जी के साथ आशु जी को आपके साथ आशु जी के साथ साथ आपको भी गलत फहमी होने लगी कि ऑप्शन की बात और जो ज्ञान की करते हैं उसमें लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो बोर नहीं होते। नहीं देखिए अनिल जी मार्केट पूरा चेंज हो गया है, मार्केट इतना चेंज हो गया है कि अभी आप देखिए मैं डेटा एनालाइज कर रहा था अनिल जी, 18-19 लाख करोड़ का अगर ओपन इंटरेस्ट है, मतलब डेली टर्नओवर है, खाली और खाली ऑप्शन होता है। और रेगुलेटर ने इतना मेजरली बाजी चेंज कर दी इन द फेवर ऑफ समबडी हु इज अ डिसिप्लिन राइटर। आशु जी और मैं इसके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने राइटर को जो लिवरेज मिल रहा था वो खत्म कर दिया ब्रोकर के साइड से। अब राइटर का लिवरेज खत्म हो गया, मतलब राइटर वैसे ही एडेड एडवांटेज में था। क्यों? क्योंकि राइटर क्या करता था, राइटर मार्केट का अनड्यू एडवांटेज देता था, मतलब थीटा उसको मार्केट देता है, बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस को जीरो होना है। एट द सेम टाइम वो जो लिवरेज लेता था वो खत्म कर दिया, तो अब उसको डर ही नहीं है। और ऐसे में मार्केट में ट्रेंड खत्म हो गया, ग्लोबल मार्केट में कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बायर इस मार्केट में पैसा अगर बना ले तो या तो बहुत स्किल्ड है या तो बहुत लकी है। तो इट्स अ वेरी वेरी सुपर्ब मार्केट फॉर द राइटर अनिल जी। अब ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मार्केट का अनड्यू एडवांटेज राइटर को है। अब राइटिंग कितना डिसिप्लिन से करते हो, आप कितना स्ट्रेटेजिकली करते हो, आशु जी के स्प्रेड कर लो, या फिर आप क्रेडिट स्प्रेड्स कर लो, या फिर आप कैलेंडर कर लो, या फिर आप 1:1 स्प्रेड कर दो। लेकिन अगर आप नेकेड कर रहे हो तो अनिल जी नहीं खड़े रह पाओगे। तो एक स्पेशल रखना चाहिए सेशन अनिल जी। मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, ऑप्शन में बातें करते हैं, सारे एक्सपर्ट कुछ ना कुछ बातें करेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंज क्या आया है जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया अनिल जी? मैं तो बहुत लाइव करता हूं अनिल जी। मुझे लगता है ऑप्शन बायर्स का जो आप मुंह कैप्चर भी कर लोगे अनिल जी, फिर भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। उसका रीजन ये है जो मूवमेंट था। और इनफैक्ट अगर मेरे को 2 मिनट हो तो मैं बताऊं,
निफ्टी में 37% बैंक निफ्टी है। ओके, फिन निफ्टी में 70% बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी की खुद की 2 एक्सपायरी है, मंडे और फ्राइडे। निफ्टी की खुद की 2 एक्सपायरी है, सेंसेक्स का फ्राइडे और अपनी थर्सडे। फिन निफ्टी की ट्यूसडे। अब अगर मैं बैंक निफ्टी में 4 स्टॉक की बात करूं तो मेरा सबसे हेवी वेट 26% विच इज HDFC बैंक, सेकंड विच इज 17% ICICI बैंक। 3 स्टॉक मैनेज करना अनिल जी, पूरा मार्केट मैनेज हो जाता है। यहाँ एक नहीं होता, एक नहीं होता मैनेज। आप 3 की बात कर रहे हो, पूछो आशु जी से, लॉन्ग पोजीशन लेके एक स्टॉक मैनेज नहीं होता, 3 कहाँ से करेंगे? अच्छा, कुणाल जी आ गए वो करके। अनिल जी जी अनिल जी आशु सर, जी आशु सर, अनिल जी जी अनिल जी पर अनिल जी मतलब जोक्स अपार्ट, ये जो विश्वेश ने बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ट्विटर पे जाइए या मैं पर्सनली भी देखता हूँ अनिल जी, ऑप्शन में जो ऐसा लगता था ना 2 साल पहले कि नौकरी छोड़ के भी सारा पैसे ऑप्शन से बन सकते हैं, अनिल जी पिछले कुछ महीनों में इतना बड़ा गेम चेंज हुआ है कि मतलब मैं आपको जो बार बार बोलता था कि पीसीआर ये वो सब सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। विक्स होगी 10 की और जो मूवमेंट आएगी वो 18 की विक्स की आएगी ऑप्शन में। राइटर को भी मार पड़ रही है, सेलर को भी मार पड़ रही है। बहुत मुश्किल ट्रेड हो गया अनिल जी और बहुत ही ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट से करना है। और अनिल जी मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पे आप ही इसकी एक पाठशाला कई बार कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा गेम चेंज, पूरा सिचुएशन, पूरा यूनिवर्स ऑप्शन का चेंज हो रहा है। ट्रेडिंग उतनी हो रही है, वॉल्यूम उतना हो रहा है, लेकिन अनिल जी इट हैज बिकम रियली टफ। तो ये विश्वेश ने बोला अनिल जी, इस पे तो एक तो शोज करने चाहिए हमें। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, बिल्कुल शो भी किए जाएंगे। फिलहाल हम तो बड़ी आसान चीज की तरफ बढ़ते हैं। आसान चीज? हाँ, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अच्छे से शेयर लेके बैठो, शांति से बैठो, वो हमें ज़्यादा आसान काम लगता है। ट्रेडिंग करना वाकई में मुश्किल काम तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्पेशली रोज़ का रोज़ करना ऑप्शन में या फ्यूचर्स में, जिसमें भी आप करें, मुश्किल काम तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए बढ़ते आगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े फोकस में है और उसकी वजह से कई सारे शेयर भी, क्योंकि दिल्ली में आई है ईवी को लेकर नई पॉलिसी और इस पॉलिसी का नाम है ईवी पॉलिसी 2.0। इस पॉलिसी में क्या कुछ खास है, किन शेयरों पर पड़ रहा है असर, कुशल हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, इस पॉलिसी के बाद हम देख ही रहे हैं कि आज आईजीएल और साथ ही एमजीएल पर किस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स ऑटो ओईएम्स जो कि ईवी में ज़्यादातर डील करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ ये बनती हुई नज़र आ रही है। तो एक के लिए नेगेटिव पर दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव बन सकती है। अब इसमें दिल्ली सरकार ने कल यहाँ पर जो अपनी ईवी पॉलिसी 2.0 निकाली है, उसके अंतर्गत यहाँ पर जितने भी कैब एग्रीगेटर्स है, चाहे ऊबर हो, चाहे ओला हो, या फिर जो डिलीवरी सर्विसेज वाले हैं, जिसमें स्विगी के राइडर्स हो गए, जोमेटो के राइडर्स हो गए प्राइमरली, बाकी ऑफ कोर्स और भी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं जो यहां पर फोकस कर चलती हैं टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन में, लास्ट माइल डिलीवरी के लिहाज से। तो उसके अंतर्गत अब इन्होंने ये पॉलिसी लाई है कि 2030 तक इनकी जितनी भी फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, यानी कि ईवीज यहाँ पर 2030 तक इनके सारे के सारे व्हीकल्स हो जाने चाहिए। तो ये पॉलिसी लाने के बाद ऑफ कोर्स सीएनजी का आप जानते हैं कि कितना बड़ा पोर्टफोलियो है जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं उनका। एंड यहाँ पर जो टाइमलाइंस रखी गई, इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, अगले 6 महीनों में 5% प्लस आपकी ईवीज़ यहाँ पर कैब एग्रीगेटर्स के लिए हो जानी चाहिए, अगले 3 सालों में ये 50% और अगले 5 सालों में ये पूरी तरह से ईवी में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो ऑफ कोर्स जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो नई इनको जब भी गाड़ियाँ खरीदनी होंगी तो उसके लिए जो भी टाटा मोटर्स या बाकी और कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील करती हैं, जिनका बड़ा मार्केट शेयर है, उनको फ़ायदा मिलेगा। आपको याद ही होगा कि फरवरी 2023 में ऊबर से यहाँ पर टाटा मोटर्स को देश का सबसे बड़ा ईवी फ्लीट सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था। 25,000 सेडान्स, इलेक्ट्रिक सेडान्स का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था। और अभी भी टाटा मोटर्स 70% से ज़्यादा के मार्केट शेयर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में किंग बना हुआ है। साथ ही टीवीएस मोटर्स जून 2023 में इन्होंने जोमेटो के साथ स्ट्रेटेजिक करार किया था 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो सप्लाई करने का। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी जो लिस्टेड स्पेस में कंपनियां हैं जो इन सब जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उनके साथ ये डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से ईवी वाले जो स्टॉक्स हैं, जो ओईएम्स है, वो फोकस में है। तो ये है आपके लिए ऑटो कंपनीज जहां पर बड़ा एक्शन आ सकता है। आई थिंक टाटा मोटर्स जो आज सुबह हम एक्शन देख भी रहे थे, शायद इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट वो भी है। टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो स्टॉक्स की बात करेंगे, तब तक एक बार जरा
लॉरस लैब्स को पुल अप कर लेते हैं। बंसल जी आप चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, क्योंकि लॉरस लैब्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 22% रेवेन्यू घटकर आया है, 1224 करोड़ का ये आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर 84% की गिरावट है, 37 करोड़ पर आपको मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। हमने 73 करोड़ का अनुमान लगाया था, तो अनुमान से तो काफी कम है। हमने अनुमान लगाया था 1314 करोड़ की आय का, उसके सामने 1224 करोड़ की आय आई है। 80 करोड़ से आय कम आई है, करीब 40 करोड़ से आपका मुनाफा, 35 करोड़ से मुनाफा भी आपका कम आते हुए दिखा है। कामकाजी मुनाफा 58% घटा है, 450 करोड़ से घटकर 187 करोड़ का आपका कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। हमने अनुमान 226 करोड़ का लगाया था, तो बहुत खराब है अनुमान के मुकाबले। और मार्जिन्स ऑलमोस्ट आधे हो गए, 28.5% के मार्जिन 15.3% हो गए। हमारा अनुमान 17% के मार्जिन था। अनिल जी घटिया नंबर, बहुत खराब नंबर्स हैं और चारों कंपैरिजन्स में अनुमान से खराब नंबर्स हैं। मतलब खराब तो आप खराब शब्द यूज कर रहे हैं इसके लिए, मतलब और एक बहुत ही घटिया नंबर से एकदम, मतलब ऐसे रिजल्ट कोई कैसे दे सकता है, वैसा हाल रिजल्ट। और ऊपर से स्टॉक 45-50 के पी मल्टीपल, 40 के ऊपर के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है। ऑलरेडी मतलब इतना महंगा स्टॉक है, फार्मा में इससे सबसे बढ़िया स्टॉक चाहिए जितने आपको मिल जाएंगे। नंबर्स बहुत ही खराब है। आय के फ्रंट पर कामकाजी मुनाफा मार्जिन 15% 28% से, मतलब क्या किस तरह का बिजनेस कर रही है कंपनी, पता नहीं। और हाँ, और मुनाफा भी आप देखिए, मतलब वैसे अनुमान इतने 70% नीचे मुनाफे का अनुमान था, 50% नीचे ईबिटा का अनुमान था, 17% नीचे आय का अनुमान था, मार्जिन 28 से 17% घटे थे। मतलब पहले मैं तो सोचा था कि इतने अनुमान ही इतने कम, क्या इसमें खराब होगा, लेकिन इतने कम अनुमान में भी इतने खराब नंबर देने के लिए मतलब कुछ वाकई में कुछ बड़ा चाहिए, बहुत ही बड़ी बात है। तो और उसके ऊपर से हाई पी मल्टीपल स्टॉक है। लॉरस लैब बहुत ही कमज़ोर नतीजे। कुणाल जी चार्ट्स पर इसकी नज़र डालिए और जरा बताइए कि क्या है अब इस स्टॉक के लिए। अरे देखिए चार्ट भी कमज़ोर है, स्टॉक में एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर। अरे देखिए चार्ट भी कमज़ोर है, स्टॉक में एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नज़र आ रहा है। एक सपोर्ट मुझे नज़र आता है, ये सपोर्ट है लगभग 383 रुपए के, 383 385 के आसपास एक सपोर्ट है। वो लेवल्स टूटेंगे तो इसमें फिर आपको एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 383 का एक लेवल है जिसको वॉच करना चाहिए। अभी फिलहाल किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनता है, तो मेरी स्टॉक से दूर रहने की राय है। 383 का लेवल टूटेगा तो उसमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। अभी फिलहाल कोई खरीदारी का संकेत चार्ट पर नहीं, खरीदना तो है नहीं। और 383 के नीचे जाए तो और शॉर्ट बने, अभी 385 के आसपास है। एक बार शायद आपने बंसल जी के लिए बंसल जी पूछ लीजिए। बंसल जी एक बार आप भी जरा राय दें सर। लॉरस बहुत ही खराब नंबर सर। जी दीपांशु, यहाँ पर 384 एक अहम लेवल है, 390 91 के अराउंड चल रहा है। 384 के लेवल तोड़ के नीचे निकलेगा, अगर तोड़ के डिसाइसिवली नीचे निकलेगा तो काफी बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। तो जिन भी लोगों ने डिलीवरी में ले रखा है 384 के स्तरों पर नजर रखें। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटते हैं तब लॉन्ग से निकल के शॉर्ट साइड में जाने की राय होगी। ओके, ये है आपके लिए लॉरस लैब्स। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने आ गए, नंबर्स बेहद खराब है। देखते हैं अगर मैनेजमेंट से कुछ कमेंट्री निकल कर आती है या नहीं। आइए बात करते हैं एक और मार्केट जहां पर एक्शन आपको थोड़ा हमारे लिए चिंताजनक बनते हुए दिख रहा है, और वो है कमोडिटी मार्केट। कच्चा तेल आपके लिए ऊपर जा रहा है, सोना आपके लिए ऊपर जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? इक्विटी मार्केट को तो हम क्लोजली ट्रैक कर ही रहे हैं, कमोडिटी का भी एक अपडेट समझा जाए। नेहा बताइए, और कितना ऊपर जा सकता है? क्या कुछ चिंता है इस प्राइस राइज की वजह से? बिल्कुल ऊपर जाएगा, और खासतौर से ब्रेंट और बुलियन, ये आप कह सकते हैं कि दोनों जो कमोडिटीज हैं या जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आउटलुक मैं बताऊं उससे पहले आपको बता देती हूं कि किस तरह का मूवमेंट यहां दिखा है। 3 महीने की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट में सोना है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो कि सबसे बड़ा वॉल्यूम है कॉमेक्स पर, वो किसी भी समय यहां $2000 का जो आंकड़ा है वो छू सकता है। घरेलू बाजार की बात करें 60,500 600 के पार निकले हैं, 5 महीने का उच्चतम स्तर है। तो यहां पर कमजोर रुपए का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 7 महीने के निचले स्तर से ऑलमोस्ट सोना यहां पर $160 चढ़ चुका है, जो 2 हफ्ते पहले ही हमने बनता हुआ देखा था। कच्चे तेल की बात करें 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, यहां पर भी जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मजबूती का एक कॉमन कारण है, वो है मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट। सेफ हेवन अपील सोने की तरफ बढ़ती हुई इसी कारण से देखने को मिली है।
वो भी तब जब डॉलर इंडेक्स फॉर्म था, यूएस ट्रेजरी यील्ड ऊपर बनी हुई है। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो सप्लाई की चिंता तो बनी हुई है, क्योंकि दुनिया के जो प्रोवन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक्स हैं, फील्ड्स हैं, उनमें से 80% ओपेक में है और उससे भी जो 67% के आसपास है वो मिडिल ईस्ट के देशों में ही है। तो ये एक बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ कच्चे तेल के लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका, जो कि बहुत समय से टाल रहा था एसपीआर की, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की रीफिलिंग, उन्होंने यहां पर अब शुरुआत कर दी है। वो ऑफर्स फ्लोट कर चुके हैं और दिसंबर जनवरी 60 लाख बैरल तक की खेप है वो मंगाएंगे। आगे और भी खरीदारी की यहां योजना है, तो इसका भी इंपैक्ट दिखा है। और सऊदी अरब, कतर, ईरान ने हाल ही में नवंबर के लिए एशियन खरीदारों के लिए अपनी ओएसपीज बढ़ाई हैं और अच्छी खासी बढ़ाई हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने को तो पुश दे ही रहे हैं, कच्चे तेल में और ज्यादा पुश दिखाई दे रहा है। अब आपने सवाल किया कि क्या तेजी जारी रहेगी। हाँ, कॉमर्स बैंक अगले साल सोने में नया रिकॉर्ड स्तर देख रहे हैं, $2100 की बात कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन यहां पर $2175 की बात कर रहे हैं। कच्चे तेल की बात की जाए तो $90 में ये साल का औसत का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। HDFC सिक्योरिटीज 2 हफ्ते में सोने में $2000 देख रहे हैं। निर्मल बंग और मोतीलाल ओसवाल भी यही मानते हैं और 2 से 4 हफ्ते के टाइम फ्रेम में ये सारे ब्रोकरेज फर्म्स मानते हैं कि $96 से $100 के लेवल के लिए आप तैयार हो जाइए। $100 अनिल जी बचा क्या है? बचा क्या है? $5-7 और हाँ, तो $6-7 बचे हैं, तो हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जिस स्पीड से आजकल बढ़ता घटता है, साल का अंत किसने देखा है दीप? साल के अंदर पता चला 100 भी चला गया, 80 भी आ गया और वापस हो गया। इन्होंने 2 से 4 हफ्ते का व्यू दिया है। 2 से 4 हफ्ते का ही है ना, फिर तो ठीक है। मतलब 2 से 4 हफ्ते में ठीक है। ज़्यादा पहले लोग बोलते थे कि लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट करना आसान है, आजकल लॉन्ग टर्म मुश्किल हो गया, शॉर्ट टर्म ज़्यादा ईजी है ना। लॉन्ग टर्म में किसको पता है 1 साल में कहाँ जाके कहाँ जाएगा। चलो बढ़िया है, ये है आपके लिए कच्चा तेल का पूरा आउटलुक आता हुआ नेहा जी की तरफ से। बहुत बढ़िया। ओके, ये है आपके लिए कच्चे तेल पर व्यू और साथ ही सोने पर भी एक्शन बन रहा है। बाजार में भी आपको एक्शन थोड़ा कमजोरी वाला ही बनते हुए दिख रहा है। संभलने की बैंक निफ्टी भी बार बार संभलने की कोशिश कर रहा है बट संभल नहीं पा रहा है। पॉजिटिव टेरिटरी में आता है फिर वहां से आपको फिसलते हुए दिखता है। बट कुछ कैश स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा बेटर एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। एंजल 1 पर रखिए नजर, आज 6% ऊपर ये काउंटर है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज आपके लिए 7% ऊपर है। तो बाजार से जुड़े ये दोनों स्टॉक्स आपको आज अच्छी तेजी में दिख रहे हैं। आईसीआईसी सेक एक बार जरा सुमित जी से राय भी लें। सुमित जी, पिछले 5 मिनट में ये स्पाइक होते हुए दिखा है आईसीआईसी सिक्योरिटीज, जरा देखें सर क्या चल रहा है इसमें। दीपांशु, स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा कैंडल फॉर्म कर रहा है तेजी की तरफ का। ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। स्टॉक यहां से ऊपर में 700 रुपए तक के लेवल जल्दी दिखा सकता है। आज स्टॉक ने वैसे ऊपर में लेवल्स टेस्ट भी किए, 697 का अप्रॉक्स हाई भी लगा है। वापस से ये ऊपर के लेवल टेस्ट कर सकता है और 700 रुपए तक जाना चाहिए। 700 का लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। फिलहाल जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, 650 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 680 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 700 के लेवल्स के लिए आईसीआईसी सिक्योरिटीज पर रखें आप नजर। एक्शन में दिख रहा है ये काउंटर। हिमांशु जी के लिए एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, एक कैश सेगमेंट का स्टॉक रडार पर आया है जो कि टिपिकली ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के नजरिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एमटार टेक की। 2710 2720 के करंट लेवल्स हैं और मुझे लगता है आज के सेशन में यहाँ पर जिस तरह का ब्रेकआउट आ रहा है फ्राइडे क्लोजिंग के लिए वो काफी पॉजिटिव है। लग रहा है कि स्टॉक ने अपनी जो करेक्शन कंसोलिडेशन है वो पूरी की है। तो 2850 2880 के 2 टारगेट्स के लिए एमटार टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करें। 2680 के स्टॉप लॉस के साथ 1 से 2 दिन में यहाँ पर अच्छी मूव आने की उम्मीद है। मिड कैप्स और कुछ कैश काउंटर्स पर ही रखिए नजर। एक बढ़िया स्पाइक एमटार में आपको आते हुए दिख रहा है। अभी आईसीआईसी सिक्योरिटीज में भी हमने स्पाइक देखा, एमटार ये भी आपको अच्छे मूड में दिखेगा। पर बात करते हैं मेटल्स की। आज ये कमजोर कड़ी बने हुए हैं बाजार की और उसमें भी एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स नैल्को हिंडाल्को, यहाँ पर आपको स्पेशली ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। क्या है यहाँ पर ट्रिगर, एक बार समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए।
दीपांशु, यूएस की दिग्गज एल्युमिनियम कंपनी अल्कोआ, इसके नतीजे आए तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है काफ़ी कमज़ोर है। 67% की गिरावट यहाँ पर कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा में पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। टोटल अगर आप देखें तो टॉप लाइन यहाँ पर भी 9% की गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे का कारण साफ सुथरा है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एल्युमिनियम की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है इस तिमाही के दौरान कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट का जो ट्रेंड है वो साफ नज़र आ रहा है और इसी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से स्टॉक में करीब 13% की गिरावट है। इनफैक्ट सिर्फ रिजल्ट के बाद ही अगर आप देखें जैसे अर्निंग्स अनाउंसमेंट हुआ था इसके बाद स्टॉक में करीब 9% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। हालांकि कमेंट्री के लिहाज से देखें तो इतना कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं कहे कि आगे जाकर हो सकता है कि शिपमेंट्स में सुधार देखने को मिले और इस बार भी शिपमेंट्स जो थे तिमाही के दौरान वो अच्छे थे। टोटल बिक्री के लिहाज से ठीक ठाक ही है। सिर्फ कीमतों को लेकर थोड़ी सी चिंता है लेकिन शिपमेंट्स, बिक्री और इसको लेकर कोई भी नेगेटिव गाइडेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली है और इसका असर हो सकता है कि आगे जाकर आपको नाल्को, हिंडाल्को, वैसे इनकी भी अर्निंग्स आनी है तो इसका इम्पैक्ट रहेगा और नाल्को में छोटे बेस का भी बेनिफिट है। लेकिन फिलहाल के लिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है तो इसका भी एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है। आज बाजार की वीकनेस भी है और इसी का इम्पैक्ट है कि जो 2 मेजर एल्युमिनियम कंपनी है हिंडाल्को और नाल्को, यहाँ पर भी आज आपको हल्की गिरावट देखी जा रही है। हल्की गिरावट आशीष? ओके, बट एटलीस्ट हाँ, अल्कोआ जितनी खराब गिरावट यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। नॉनदलेस परेशानी आई है ग्लोबल मेटल प्राइसेस का, आपको ट्रेंड दिख रहे हैं। अभी अभी हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आए थे, वहाँ पर भी आपने देखा है काफ़ी खराब परफॉर्मेंस थी। आय आपकी ऑलमोस्ट 20% गिर कर आई है। ऑपरेशनल बड़ा हिट हुआ था एल्यूमिनियम के प्राइस के इम्पैक्ट की वजह से। हमने देखा कि अल्कोआ की अर्निंग्स को क्या हुआ। तो मेटल्स एक कंसर्न का एरिया तो डेफिनेटली आपके लिए बन रहा है। हिंडाल्को, एक बार विश्वेश जी से ज़रा राय भी लेते हैं। विश्वेश जी ज़रा देखें हिंडाल्को, बताएं क्या चल रहा है इस चार्ट में सर। दीपांशु, मेटल स्टॉक्स रेंज में ही कहे जाएंगे। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले रेंज को अपसाइड ब्रेक कर रहे थे लेकिन अब जिस हिसाब से रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मैं कहूँगा कि इनको अभी ट्यूसडे को छुट्टी भी है और वीकेंड में मुझे लगता है कि शायद कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी हो सकता है। तो डेफिनेटली बॉटम फिशिंग से तो परहेज़ करना चाहिए। मुझे लगता है अगला सपोर्ट जो हिंडाल्को का है 463 के पास है दीपांशु। तो यहाँ पे जब तक 480 के ऊपर अब ये नहीं जाता तब तक मुझे लगता है वेरी हाई लाइकली चांसेस कि 463-64 की ओर जाए। बट बाय एंड लार्ज एक महीने से रेंज ही है 460 ऑन द लोअर साइड और 480-85 ऑन द हायर साइड। ओके, 485 तक हायर साइड में जा सकता है। 465 लोअर साइड में आपको लेवल दिख रहे हैं। हिंडाल्को के प्रेशर में है, नाल्को पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो दोनों एल्यूमिनियम से जुड़े काउंटर्स पर वीकनेस दिख रही है। वेदांता को भी अपने रेडार पर आप रखिए। आइए, वीकेंड पर 3 बैंक्स के नंबर्स आपके लिए आने वाले हैं, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और साथ ही आरबीएल बैंक। पहले शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। आज प्राइवेट बैंक थोड़ा होल्ड आउट कर भी रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक एटलीस्ट गिर तो नहीं रहा है इस समय, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में ऊपर से थोड़ा नीचे जरूर आया है। वरुण, बताइए कैसे रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स? देखिए दीप, अच्छे रहने चाहिए क्योंकि बेसिकली एसएमई और रिटेल फोकस बैंक है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ लगातार हम देखते आए हैं और इस बार भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी आपको। एनआई 23.5% बढ़ेंगे 18,250 करोड़, मुनाफे में 26% की बढ़ोतरी 9,530 करोड़ के आसपास आएगा। लोन ग्रोथ हमारा अनुमान है 16 से 17% बढ़ेगा। डिपॉजिट ग्रोथ 16% बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ने वाले हैं जिसके चलते आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें हल्की गिरावट देखने मिलेगी। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 4.78% से गिर के 4.6 या 4.7% ये रेंज है जिसके बीच में ये आने चाहिए। क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ने वाली है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस फ्लैट रहेंगे। बाकी बैंक्स के मुकाबले देखना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिलता है। ओवरऑल ग्रोथ जो है खासकर लोन ग्रोथ वो अच्छी रहेगी। कारोबार में ग्रोथ है, लेट्स सी मार्जिन सस्टेन करते हैं कि नहीं। तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक। चार्ट पर एक बार वागले साहब से राय ली जाए। वागले साहब देखें सर, आईसीआईसीआई बैंक लेवल्स बताएं सर इसके लिए। दीपांशु, मुझे समाव वीक ही लगता है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा है। एक ही चीज़ है कि एक सपोर्ट एरिया आसपास है, 920 ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी 933 है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 920 के आसपास। अगर वो टूटा तो फिर 900 जा सकता है लेकिन ऑन द अपसाइड 940-45 ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है। 940-920 ये मेरे लिए रेंज है। एक और दिग्गज बैंक के नंबर आने वाले हैं और वो है आपके लिए कोटक बैंक। इस पर भी एक बार नजर रख लेते हैं और जान लेते हैं। वरुण, दिग्गज कैटेगरी में कोटक की परफॉर्मेंस रिलेटिवली आज चार्ट भी बेटर है, इनफैक्ट टॉप गेनर है इस समय। कोटक बैंक डेज हाइपर ट्रेड कर रहा है, इसके नंबर्स के बारे में बताएं। देखिए नंबर्स तो इसके भी अच्छे रहेंगे क्योंकि ग्रोथ तो इनके नंबर्स में भी आपको देखने मिलेगी। अब देखिए एनआई करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी, वहाँ पे मुनाफा 20.5% बढ़ेगा
लोन ग्रोथ 15 से 17% के आसपास का हमारा अनुमान है। डिपॉजिट ग्रोथ 21 से 22% बढ़ेगी। अब यहाँ 2-3 चीज़ आप याद रखिएगा। एक तो इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि इनकी ज़्यादा जो लोन बुक है वो EBLR लिंक्ड है, और EBLR लिंक जितने भी बुक्स है उसमें माना जा रहा है कि इस बार आपको थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ पे मार्जिन्स में देखने मिल सकता है। साथ ही साथ RBI ने जो कहा था पर्सनल लोन्स, उसमें दिक्कतें हैं RBI ने कहा था, और कोटक एक ऐसा बैंक है जो सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स जो है वो देता है। तो इसके लिए मोर देन नंबर्स, इनकी कमेंट्री पे भी आपको ध्यान देना होगा कि कमेंट्री में इस पोर्टफोलियो के लेके कोटक क्या कहता है। हमारा अनुमान है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.57% से गिर के 5 से 5.2% के आसपास आ सकते हैं। तो शायद प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अगर आपको कहीं गिरावट देखने मिलेगी तो हो सकता है वो कोटक बैंक हो, क्योंकि इनकी EBLR बुक जो है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक रहेगी। निम्स पर प्रेशर आएगा, निम्स पे प्रेशर शायद सबसे ज़्यादा इस पर आएगा, आ सकता है। ये प्रेशर तो सब पे बना रहे हैं। इस बार के रिजल्ट के सीजन की शुरुआत से कौन से बैंक पे आपने बोला कि निम्स पे प्रेशर नहीं आएगा, ये बताइए। कम और ज्यादा, ये वर्ड तो यूज किया ना, कहीं कम आएगा कहीं ज्यादा आएगा, आएगा सबसे ज्यादा आएगा आ भी रहा है। बात तो सही है, अनुमान तो सही बना के ला रहे हैं, सब पे आ रहा है, किसी पे कम तो किसी पे ज्यादा। कोटक पर रहेगा ज्यादा, इस पर रखिएगा नजर। आइए बढ़ते आगे, और जय ठक्कर तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय। पहले तो अनिल जी फिर से थैंक्स, जो अनिल जी आपने सुबह मौका दिया वो राइट टाइम पर तभी थी 412-13 के आसपास, वहां से 543 तक का मूव अनिल जी देखने मिला बैंक निफ्टी में। तो ऐसे माहौल में, ऐसे दिन पर भी जहां पे बैंक निफ्टी फ्लैट है, वहां पे एक अच्छा मूव कैप्चर हो गया तभी। और अभी अनिल जी फिर से एक बैंकिंग स्टॉक है, इनफैक्ट कोटक पर ही है, 1760 के स्ट्राइक का मैं इन द मनी कॉल ऑप्शन सजेस्ट करना चाहूंगा। ऐसे तो इंटरेस्टिंग वैल्यू लगभग 9 से 10 रुपए की चल रही है अनिल जी। यही मंथ के एक्सपायरी का 24 रुपए पर 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे कोटक बैंक का। एक रिजल्ट के पहले मैं यहाँ पे इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज अनिल जी क्लियरली यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। एंड जो हिसाब से एक टेक्निकल पैटर्न भी है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, वो फॉर्म हुआ है, और उसमें से एक बाउंस बैक क्लियर नजर आ रहा है विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन द डेली चार्ट्स। और आज अनिल जी एक वीकली क्लोजिंग भी और वीकली क्लोज भी लगभग पॉजिटिव आने कोई चांसेस हो। लगभग 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक में लोअर लेवल से एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है। सो अहेड ऑफ द अर्निंग सीजन अगर इतना पॉजिटिव वीकली पॉजिटिव क्लोज दे रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड इज देयर, इज व्हाट आई सी। एंड डेटा और पैटर्न पे से तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको खरीद कर चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा, थोड़ा दूर दूंगा नहीं, 9 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस लगाइए मंडे के लिए, कीपिंग इन माइंड द वोलेटिलिटी। टारगेट्स भी थोड़े लंबे दूंगा मैं, 38 रुपए का पहला टारगेट रहेगा एंड 44 का दूसरा टारगेट रहेगा। 38-44 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे कोटक बैंक का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। 1760 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 10-11 रुपए में मिल रहा है, यहाँ पर करें खरीदारी। और आपका टारगेट होगा 38 और 44, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करने का। 1 मिनट, 24 रुपए के आसपास, 24 के आसपास, नोट 11, सॉरी 24 रुपए के आसपास खरीदना है आपको ये कॉल ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं आगे, और जैसे जैसे सीरीज समाप्ति की ओर अग्रसर है वैसे वैसे बैंड से बेनिफिट में भी आपके लिए लिस्ट छोटी होती हुई नजर आ रही है। आइए आशीष तैयार। बताएं आशीष, क्या है इरादा? सर जैसा कि आपने बताया कि छोटी हो रही है लिस्ट, तो एकदम छोटी हो जाएगी। 7 स्टॉक है हमारे पास, 7 में से 6 बाहर निकल जाएंगे। अब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें। कौन रहेगा वो वाला बताओ जो हमारा है। एक अकेला कौन रह सकता है? आईबुल हाउसिंग के अलावा कोई है तो मुझे बताओ, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिर कौन है? सर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ही है, वही रहेगा ना। हाँ वो तो उसका पता है, उसके अलावा कोई रह रहा है तो नहीं, उसके अलावा सब बाहर है, सब बाहर आ जाएंगे। बलरामपुर चीनी है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समय हमारे पास बचा हुआ अभी 14 मिनट के करीब का, 80.23% है। जिस प्रकार से मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत पोजीशंस घटती जा रही हैं, तो उम्मीद है कि बलरामपुर चीनी भी बाहर आ जाएगा। मनोपरम ये भी 80 के नीचे आ गया। डेल्टा कॉप, इंडिया सीमेंट, GNFC, MCX से सबकी पोजीशन, इनफैक्ट MCX की पोजीशन तो तेज़ी से घटी है, 70% ही रह गई हैं, 80% के नीचे आता है।
तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये बैंड से बाहर आ जाएंगे, 7 में से 6। एंट्री के लिहाज से भी कोई लग नहीं रहा है क्योंकि पीएनबी लगातार प्रयास करता है लेकिन बैंड में आता नहीं, और अभी भी पोजीशन कोई ज़्यादा नहीं है, 95.08% है, 95% के करीब ही चल रहा है काफ़ी देर से। तो यहाँ पर हो सकता है कि आखिरी कुछ मिनटों में पोजीशन तेज़ी से घटती हुई नजर आए, तो एंट्री किसी की नहीं होगी। 7 स्टॉक आज जो आपको फिलहाल बैन में दिख रहे हैं, सोमवार को अब आपको सिर्फ एक ही स्टॉक बैन में दिखेगा। पूरी की पूरी लिस्ट ऑलमोस्ट खाली हो रही है, सिर्फ एक ओल्ड फेवरेट इंडिया बुल्स। तो मतलब इंडिया बुल्स को तो गिनना भी नहीं चाहिए, वो तो मतलब खाली समझे, मतलब सब बाहर आ गए, बनाई हुआ बैन के लिए। ठीक है, वैसा है। ओके, तो यह है आपके लिए बैन से बेनिफिट का अपडेट। आइए हिमांशु जी की तरफ से कॉल भी है तैयार, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, इस खराब माहौल में भी इंडसइंड बैंक की जो वीकली क्लोजिंग है वो काफी पॉजिटिव नोट पर हो रही है। डेली चार्ट पर एक अप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, इंट्राडे चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है वीकली क्लोज काफी पॉजिटिव है। तो इंडसइंड बैंक में तेजी की पोजीशंस को कैरी करके चलने की सलाह है, इवन फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की सलाह रहेगी। 1458-1459 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 1500 से 1520 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1500 से 1520 का टारगेट, इंडसइंड बैंक खरीदारी करने की सलाह, यह है हिमांशु जी की राय। स्टॉक पर भी रखिए नजर, एक्शन में आ रहा है तो बैंक्स पर ही करिए फोकस। कोटक बैंक पर जैकी राय आ गई, इंडसइंड बैंक पर आपके लिए राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। अभी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में हमने वागले साहब से बात करी, बट आरबीएल बैंक ये कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा? बंधन बैंक पर तो हमने देखा था नंबर्स के बाद बड़ा कट आया था, आरबीएल के नंबर्स कैसे रहेंगे ये भी आने वाले हैं कल। आइए जानते हैं एक बार वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, नंबर्स तो अच्छे आने की उम्मीद है क्योंकि इन्होंने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था वो ठीक ठाक था। ग्रॉस एडवांसेस 21% बढ़े थे, इन्होंने कहा है डिपॉजिट में 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि कासा रेशियो इनका बहुत गिरा था, कासा बढ़ा था 12%, कासा रेशियो 37.3 से घट के 35.7% पे आया था। इसके लिए हमारा अनुमान है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरेंगे, 4.8% से गिर के 4.5% पे आएंगे। हालांकि बंधन बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आए थे वो हमारे अनुमान से बेहतर आए थे, तो लेट्स सी आरबीएल भी हमारे अनुमान से थोड़ा बहुत बेहतर शायद नेट इंटरेस्ट मार्जिन दे सकता है। एनआई 26% बढ़ेंगे, 1340 करोड़, मुनाफा करीब 48% के आसपास बढ़ते हुए नजर आएगा, 300 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस फ्लैट रहेंगे, तो मुझे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा अच्छा आने की उम्मीद है। जितना खराब हम सोचे उतना नहीं आएगा शायद, बाकी पैरामीटर्स नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो अच्छे नंबर्स रह सकते हैं इस बार। चलिए, अच्छे अनुमान लगा रहे हैं, हालांकि स्टॉक पे कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है। विश्वेश जी एक बार जरा राय देंगे सर आरबीएल बैंक के चार्ट पर 244 का लेवल। मेरे हिसाब से दीपांशु ये स्टॉक पूरे मंथ में अगर आप देखो तो ओवरऑल एक रेंज में था, और कंपैरेटिवली टू अदर मार्केट मतलब अदर बैंकिंग स्टॉक गिरा नहीं है, मतलब दैट इज समथिंग विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। मेरे हिसाब से 236 के नीचे नहीं जाता है तो वैसे ये स्टॉक में शायद अगले वीक में मोमेंटम आएगा। एक्चुअली जो अनिल जी ने शुरू के शो स्टार्ट के में कहा ना, वो ही है कि मार्केट not falling because of selling, market is falling because of the lack of buying। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए आरबीएल बैंक जैसा स्टॉक जिसका हाई और लो का रेंज एटलीस्ट 7-8 रुपए का होता था, वो 2-3 रुपए में पूरे दिन ट्रेड करता है, और ये अब से नहीं, ये पूरे लास्ट 2 वीक का बिहेवियर है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, लोअर लेवल पे 235-236 के आसपास बाइंग आ सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई इमीडिएट ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है कि स्टॉक क्यों चल जाना चाहिए। तो इट्स अ ब्लैक लस्टर मार्केट। जितनी ज़्यादा आप पोजिशन बनाओगे आप शायद उतना ज़्यादा लॉसिंग करोगे। बेटर इज टू सिट ऑन साइडलाइन, या शायद निवेश किस लिहाज से आप कंसिडर कर सकते हो। ट्रेडिंग मुझे लगता है जब तक कोई डिसिसिव ब्रेक नहीं आता इधर अपसाइड और डाउनसाइड, मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ओके, जब तक कोई डिसाइसिव मूव नहीं है तब तक अवॉइड करिए आरबीएल बैंक। देखते हैं नंबर से अगर नया जोश आएगा कि नहीं। कल आएंगे नंबर्स, मंडे को स्टॉक करेगा रिएक्ट बाजार। आइए आज की फाइनल स्ट्रैटेजी ली जाए अनिल जी की तरफ से। रेंज में है अनिल जी बैंक निफ्टी, ना 750 के ऊपर जा रहा है ना 700 के नीचे, बट निफ्टी भी 19,550 के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा है। जहां खुला था वहीं घूम फिर के वापस निफ्टी आ चुका है। थोड़ी कमजोरी है अमेरिकी फ्यूचर्स में, कमजोरी है। अब 70 पॉइंट नीचे डेज लो पर डाउ फ्यूचर्स है, 40 पॉइंट नीचे नास्डैक फ्यूचर्स है, और कच्चा तेल आपका ऊपर है। रुपया एक अच्छी बात है, सिर्फ थ्रू द डे की अच्छी बात है, 13 पैसे मजबूत रुपया है, तो लंबे समय बाद रुपये में थोड़ी स्ट्रेंथ आज आपको दिखी है। बताएं सर क्या करके जाना है? अगर इस हिसाब से रात को डॉलर इंडेक्स कमजोर होना हो तो बढ़िया संकेत है, लेकिन फिलहाल देख दीप जो आप जानना चाहते हैं क्लोजिंग स्ट्रेटेजी,
मुझे क्लोजिंग स्ट्रेटेजी ज़्यादा ओपनिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लग रही है, और वो हमारी नहीं, ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा। वर्ल्ड कप की मेरी सबसे फेवरेट टीम में से ऑस्ट्रेलिया बनती जा रही धीरे धीरे। पहले तो इसलिए कि वो हमसे बुरी तरह से हारे जी, ठीक है, और दूसरा इसलिए है कि जो धुलाई पाकिस्तान की कर रहे हैं, मतलब 17 ओवर में 143 रन विदाउट लॉस। अगर इसी तरह से चलते रहे तो 450 रन बनेंगे, ऐसा लग रहा है। 450 बनेंगे, मजा आ जाएगा। तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। तो मेरी 3-20 की स्ट्रेटेजी में मेरी फेवरेट जो है ऑस्ट्रेलिया बन रही टीम में भी। हाँ, इस समय तो मतलब जबरदस्त 144 विदाउट लॉस। एक लाइफलाइन दी थी, 27 रन्स पर एक कैच ड्रॉप किया था पाकिस्तान ने। वो ठीक है, वो तो गिरते गिराते रहते हैं, वो तो बड़ी बात है। अच्छा, 1 मिनट पहले JSW स्टील के नंबर आप बता दें। नंबर्स आ रहे हैं, बिल्कुल। 2760 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है। 2628 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो फर्स्ट कट मुनाफा थोड़ा अनुमान से आपको बेहतर आते हुए दिखा है। करीब 70 करोड़ अनुमान से बेहतर आपको मुनाफा दिखा है। आय का आंकड़ा ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। 44,580 करोड़ का आय का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। हमारा अनुमान 45,014 करोड़ का था, तो आय का आंकड़ा अनुमान से करीब 425 करोड़ रुपए कम आया है। तो आय अनिल जी 425 करोड़ अनुमान से कम आई है, बट मुनाफा आपका 80 करोड़ अनुमान से ज़्यादा आया है। और इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। पिछले बार 915 करोड़ का घाटा था, जो इस समय आपको 2704 करोड़ का मुनाफा, 2760 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट कट रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है। मुनाफे में आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है JSW स्टील के। कामकाजी तौर पर हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एबिटा में, और मार्जिन्स भी इनके 16.5% आपको आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा कोकिंग कोल के कॉस्ट घटे हैं, तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए, और यूएस की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर भी नजर आएगी। ऑपरेशनल नंबर्स आते ही होंगे सर, बट फर्स्ट कट ठीक दिख रहे हैं JSW। एबिटा आपका 7,886 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। हमारा अनुमान 7,408 करोड़ का था। एबिटा अनुमान से आपको बेहतर आते हुए दिखा है। मुनाफे का आंकड़ा भी अनुमान से बेहतर है। मार्जिन इनके 17.7% आए हैं, हमारा अनुमान था 16.5%। ऑपरेशनली अच्छे नंबर से, सिर्फ आय को थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़े अनुमान से कम है, अदरवाइज बाकी नंबर्स अनिल जी अनुमान से बेहतर हैं JSW स्टील के। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स इस वक्त JSW स्टील के। नॉट दैट बैड कह सकते हैं, खाली रेवेन्यू को छोड़कर बाकी ठीक आते हुए दिख रहे हैं। आइए 3-20 की स्ट्रेटेजी जो आप पूछे थे दीप, वैसे तो कमजोर क्लोजिंग ही होती दिख रही है, हल्के फुल्के लाल निशान में शायद बंद होंगे दोनों ही बाजार। निफ्टी में तो अच्छे नुकसान के साथ, और डाउ फ्यूचर्स वापस 60 पॉइंट नीचे है। तो वैसे कहना मुश्किल है कि आज रात को किस तरह का अमेरिका में सेशन होगा, लेकिन अगर हमारी एक ही राय, अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो 43,800 वाला कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जिनको रिस्क कम रखनी है ओवरनाइट, वो कंप्लीट कर दें, मंडे को फिर से देखेंगे, ये सिंपल है। बाकी अगर लॉन्ग पोजीशन है, सेफ्टी रखना चाहें तो 19,400 का पुट लेकर चलें, और 43,500 का पुट बैंक निफ्टी में लेकर चलें। शॉर्ट है तो 19,700 का कॉल ऑप्शन, और बैंक निफ्टी पर 43,900 या 44,000 का कॉल ऑप्शन रखें। तो ये आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों तरफ बराबर है, इक्वल लॉन्ग और शॉर्ट की तरफ से। ट्रेड कभी भी कोई भी ओवरनाइट कैरी तब करना चाहिए जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का हो, और वो ना हो तो फिर बेहतर है न्यूट्रल है। और फिर भी अगर किसी को एक ट्रेड लेना ही है तो हल्का फुल्का ऑप्शन आप खरीद कर जा सकते हैं। 43,800 का बैंक निफ्टी का, अदरवाइज कुछ भी नहीं ना। ओके, ये है आपके लिए अनिल जी की राय। थोड़ा ध्यान रखिए, हल्के रहिए, मंडे को नया दिन है, तब देखेंगे कब का आपको क्या करना है। इंडिया बुल्स हाउसिंग वैसे तो बैन में है, बट नजर रखिए, अभी थोड़ा स्पाइक इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहेगी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, कुछ चार्ट्स पर एक व्यू ले लिया जाए क्लोजिंग से पहले। कुणाल जी, ITC एक बार इसके चार्ट पर राय दे दें। नतीजों का बाद का आज का रिएक्शन है, 0.3% नीचे बंद हो रहा है ITC, डेज लो पर ही बंद हो रहा है सर। देखिए, चार्ट पर कमजोरी देखने को मिल रही दीपांशु, हालांकि एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर, और मौजूदा जहां बंद हो रहा है यानी कि 438 रुपए का जो भाव है, इसके आसपास ही सपोर्ट है। तो मुझे लगता है एक दिन और वेट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 436 रुपए, 437 रुपए के सपोर्ट को होल्ड करता है, तो वापस से आपको रेंज के अपर एंड पर स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। तो एक मामूली सा स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड करने के लिए। HUL, सुमित जी जरा इसके चार्ट के बारे में बताएं सर। नंबर्स के बाद ये भी 2% नीचे आज बंद हो रहा है। दीपांशु, देखिए स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, और मार्केट्स के अंदर भी दबाव है। तो मेजर स्टॉक्स में आज थोड़ा दबाव है। HUL में नीचे के लेवल में 2475 से लेके 2460 रुपए तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। इसका जो इमीडिएट नीचे में मेजर सपोर्ट है वो 2450, 2460 के आसपास है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 2525, 2530 के पास है। तेजी 2525, 2530 के बाद बनेगी
फिलहाल यहाँ से 30-40 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। यस तो ये है आपके लिए एचयूएल और साथ ही आईटीसी दोनों पर रखिएगा नजर। टीसीएस ने आज थोड़ा होल्ड आउट किया है। हिमांशु जी टीसीएस पर एक बार राय दें, लार्ज कैप्स में इसकी तरफ से थोड़ा सहारा आज इंपॉर्टेंट रहा है सर। दीप, मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से टीसीएस ने एक रिबाउंड अटेम्प्ट किया है और निफ्टी को अगर कहीं से रिकवरी मिलनी है तो हो सकता है आईटी नेक्स्ट वीक सपोर्ट करता हुआ नजर आए। 3450 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट जोन है और वहीं से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट की है। तो मेरा मानना है कि इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट वीक अगर ये लेवल्स को टीसीएस होल्ड करता है तो एक रिकवरी अटेम्प्ट हो सकती है और हो सकता है अगले हफ्ते हम 3600 की तरफ टीसीएस को आज जाते हुए देखें। बट आज सिर्फ एक पहला दिन है तो आई थिंक मंडे का सेशन देखना पड़ेगा किस तरह से फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके ये है आपके लिए टीसीएस, इस पर भी रखिएगा नजर। कुछ लार्ज कैप्स का एक्शन। वागले साहब बजाज ऑटो कल 6% की मूव आई थी, लाइफ हाई पर था और आज इसने लेवल्स अपने होल्ड किए हैं। गिरते बाजार में भी ये नीचे नहीं गया, फ्लैट बंद हो रहा है नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद। क्या राय है सर बजाज ऑटो पर? दीपांशु, मैंने कल भी कहा था मुझे ये 5800 प्लस दिखता है, शायद 6000 भी टेस्ट हो सकता है। तो इतने बड़ी ब्रेकआउट के बाद एक आध 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जो भी होगा मुझे लगता है 5400 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हल्की सी गिरावट करेक्टिव मूव आती है, बाय करके होल्ड करे। मेरा मानना है 5800 से 6000 एक आध महीने में जा सकता है। ओके ये है आपके लिए बजाज ऑटो, बढ़िया मूव इसमें आई है आज के लिए। आइए फिर क्लोजिंग के लिए बढ़ते हैं और पूरा हफ्ता ही हमने देखा है ऊपर से आपको नीचे आते हुए दिखा है। करीब 250 पॉइंट का कट इस हफ्ते आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। आज के लिए कहां से आई है वीकनेस, क्योंकि आज का दिन काफी खराब था। निफ्टी के 50 में से 40 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। आईटीसी टॉप लूजर था, टाटा स्टील पर प्रेशर था, डिवीज सिप्ला दोनों फिसले हैं। एचयूएल में आपने कमजोरी देखी है, एसबीआई ये गिरा था, एक्सिस बैंक पर भी प्रेशर था, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील अभी नंबर्स इसके आए हैं, एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचसीएल टेक ये भी काउंटर्स आपको कमजोर ही दिखे हैं। होल्ड आउट किया है कोटक बैंक ने, टॉप गेनर है, कल आएंगे नंबर्स। इंडसइंड बैंक ने सहारा दिया है, थोड़ा सहारा एचडीएफसी बैंक का भी मिला है। टीसीएस, टाटा कंज्यूमर भी एक्टिव थे। भारतीय एयरटेल, नेस्ले, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स, बस इतने ही स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव टेरिटरी में थे, बाकी सारे आपको फिसलते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार में बड़ा कट आज आईजीएल और एमजीएल में था। आईजीएल 12%, एमजीएल 8%। हैवेल्स नंबर्स के बाद तो थोड़ा ठीक था, कॉनकॉल के बाद 5% लुढ़कते हुए दिखाया। टाटा कॉम नंबर्स के बाद 4% नीचे, एम्फेसिस नंबर्स के बाद 4.5% नीचे था। इंटरग्लोब एविएशन पर था प्रेशर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स फिसला है, नैल्को, पीवीआर आइनॉक्स, एबी फैशन, बीएचईएल, गेल, एसीसी, एनएमडीसी, मदरसन, एक्साइड, पेज इंडस्ट्रीज, इंडस टावर्स, चंबल फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक्स आज आपको कमजोर दिखे हैं। स्ट्रेंथ थी एमसीएक्स में 4.5% ऊपर, यूनाइटेड ब्रूरीज 2.5% ऊपर स्टॉक ऑफ द डे भी था। मुथूट फाइनेंस, बर्जर पेंट्स, डेल्टा कॉप, कोटक बैंक, एसबीआई लाइफ, साथ ही कोलगेट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यहाँ पर भी आपको स्ट्रेंथ दिखी है। बॉम्बे बर्मा 20% का अपर सर्किट इसमें था और बॉम्बे डाइंग पर भी रखिए नजर, ये भी आज आपको एक्टिव दिखाया। आई थिंक जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन था उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए थे। एंजल 1 6% ऊपर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 5.5% ऊपर, एम टेक्नोलॉजीज में बड़ा ब्रेकआउट। नतीजे के बाद टांडला प्लेटफॉर्म्स भी आज अच्छा था और साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस और बीएससी यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बट एक साइजेबल करेक्शन अनिल जी आज ब्रॉडर मार्केट में आया है। मिड कैप 1% नीचे, 0.1% नीचे आपका स्मॉल कैप बंद हो रहा है। 200-250 पॉइंट्स का कट इस हफ्ते निफ्टी में आपको दिखा है। बैंक निफ्टी 2 बार इंपॉर्टेंट लेवल से घूमकर आज फ्लैट बंद होते हुए दिख रहा है आपको सर। फाइनल क्लोजिंग 19,542, 82 अंकों के नुकसान के साथ, 43,723, 31 अंकों के नुकसान के साथ और 231 अंक नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स आपके लिए। डाउ फ्यूचर्स 66 पॉइंट नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर्स 41 पॉइंट नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रहा जबरदस्त एक्शन कमजोरी की तरफ, खासतौर से मिड कैप इंडेक्स तेजी से घटता हुआ आज नजर आया है आपके लिए। यहाँ काफ़ी नुकसान आपको नजर आएगा। चलिए विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी मेहमानों से कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और आशु सर और विश्वेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। सोमवार को आप सबसे फिर होगी मुलाकात। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय, हैव फन।